हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब मस्त होंगे। तो स्वागत है आप सभी का बीएससी वर्ल्ड यूट्यूब चैनल में। आज हम आपको केमिस्ट्री में पढ़ाएंगे एक कंप्लीट यूनिट। ठीक है, बीएससी सेकंड ईयर थर्ड सेमेस्टर। जैसे कि एग्जाम आप लोगों के स्टार्ट हो चुके हैं, कुछ यूनिवर्सिटी में, कुछ में भी जल्दी ही स्टार्ट होने वाले हैं। तो इसमें बिल्कुल ऑथेंटिक जितने फार्मूलाज हैं फिजिकल केमिस्ट्री के, और जो इम्पोर्टेंट थियरीज हैं इसमें, कंसेप्ट है, उनको मैं क्लियर कर दूंगा एकदम क्लियर कट। मेरे खुद के हैंड रिटन नोट्स मैंने आज ही आपके लिए तैयार कर दिए हैं, मस्त एकदम। तो जिस तरीके से मैं आपको बताऊंगा वैसे ही आपको याद करना है, एज इट इज। आपको सभी चीज़ें याद रहेंगी और क्वेश्चन बिल्कुल भी गलत नहीं होंगे आपके। ठीक है, तो केमिस्ट्री की जो है फिजिकल केमिस्ट्री स्टार्टिंग की हमारी यूनिट है, उसमें से एक कंप्लीट यूनिट हम ले रहे हैं, गैसियस स्टेट। इससे आसान क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, और क्वेश्चन तो ज़रूर आते ही आते हैं। इसमें जितने टॉपिक इम्पोर्टेंट हैं आपके सिलेबस में वो सभी हम यहाँ पे लिख दिए हैं, जिसको हम स्टेप बाय स्टेप आज समझने वाले हैं। पहले थोड़ा सा बेसिक इंट्रोडक्शन आपको हम देंगे गैसियस स्टेट का, फिर आइसो थर्मल प्रोसेस, आइसोबारिक आइसोकोरिक एडियाबेटिक प्रोसेस, बायल्स ला क्या होता है, चार्ल्स ला, एवोगैड्रोस ला। ठीक, इसी में ऐड कर लीजिए आप, आगे हम बताएंगे आपको। और डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, आइडियल गैस इक्वेशन, आदर्श गैस समीकरण जिसको आप बोलते हो हिंदी में, इसको भी आज हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, आइडियल गैस इक्वेशन, वान डर वाल्स इक्वेशन पढ़ेंगे, और इसका डेविएशन भी देखेंगे कि किस तरीके से वान डर वाल्स जो इक्वेशन है इसको रियल गैसेस पे कैसे अप्लाई करते हैं, इस पे क्वेश्चन आता है। कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर ऑफ गैस, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, डाल्टन ने भैया एक नियम दिया था, आंशिक दाब का नियम गैसों के लिए। इसके अलावा हम केटीजी पे बात करेंगे, जो कि अगेन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, गैसों की जो गतिज ऊर्जा सिद्धांत था उसके बारे में चर्चा करेंगे। और लास्ट में हम पढ़ेंगे मैक्सवेल्स इक्वेशन, जिन्होंने वेलोसिटीज का इक्वेशन दिया था, वेलोसिटी ऑफ गैसेस। तीन टाइप की हमको वेलोसिटी पढ़नी होती है, एक होती है वेलोसिटी मोस्ट प्रोबेबल जिसको एमपी बोलते हैं, और दूसरी है एवरेज वेलोसिटी मॉलिक्यूल्स की, और थर्ड आती है आर एम एस, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो इन सब टॉपिक पे आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो यही टॉपिक हमको आज पढ़ना है। स्टार्ट करते हैं। पहले सिंपल चीज़ें आपको हम गैस के बारे में बता दें, क्योंकि हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे और एकदम हाई लेवल पर ले जाएंगे आपको, जिससे कि सभी प्रकार के आपको क्वेश्चन सॉल्व हो जाए आपसे। जैसे कि हो सकता है आपने कभी पढ़ा हो, कुछ बच्चे होंगे ऐसे जो इस यूनिट को पढ़े होंगे अच्छे से, तो उनको आती होंगी चीज़ें, तो उनका रिवाइज हो जाएगा साथ में। हमको पता ही है कि हमारे चारों ओर, भाई हम चारों ओर से गैसों के एक महासागर में डूबे हुए हैं। पता है ना आपको। भाई पृथ्वी पे देखो, ऊपर वायुमंडल है, आस पड़ोस सब गैसे ही गैसे तो हैं। तो गैस के बारे में पढ़ना तो इम्पोर्टेंट है ही, ये तो आपको पता ही है। अगर हम बात करें टोटल कितने टाइप की गैस है, जैसे नॉर्मल टेम्परेचर लगभग 25 डिग्री सेल्सियस जो रूम टेम्परेचर होता है आपका, इतने पे, वैसे इस समय तो नहीं होगा इतने डिग्री सेल्सियस रूम टेम्परेचर। जो पीरियोडिक टेबल है हमारी, उसमें केवल 11 एलिमेंट ऐसे हैं जो गैसियस स्टेट में रहते हैं। ठीक है, एक जनरल नॉलेज है, आपको आना चाहिए गैस से रिलेटेड। हाइड्रोजन है, हीलियम है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, और जितनी भी अक्री गैसेस हैं, नोबल गैसेस होती है ना, नोबल गैसेस, ये इतने जो है गैसियस स्टेट में रहते हैं हमेशा। हमेशा केवल 11 एलिमेंट, 118 एलिमेंट अभी तक ज्ञात हो चुके हैं आवर्त सारणी में। आपने पीरियोडिक टेबल में जो पढ़ा है ऑर्गेनेशियम तक, हाइड्रोजन से लेकर, इसमें से टोटल जो है 11 गैसेस फॉर्म में हमेशा रहते हैं। ठीक, इसके अलावा कुछ बेसिक प्रॉपर्टी होती है। ठीक, प्रॉपर्टी ऑफ गैस, जिसपे क्वेश्चन आ जाते हैं आपको, और प्रॉपर्टी पता भी होनी चाहिए। जैसे गैसें जो होती हैं ये बहुत ज़्यादा कंप्रेस कर सकते हैं उनको। ठीक, अत्यधिक संपीड्य होती हैं। सभी गैसें अत्यधिक संपीड्य होती हैं। संपीड्य मतलब कंप्रेसिबल होती हैं, कंप्रेसिबल होती हैं। इनको आप कितना भी दबा सकते हो, काफ़ी मतलब इनका
खुद का वॉल्यूम होता ही नहीं है। आगे भी जब हम काइनेटिक थ्योरी के अजम्पशंस पढ़ेंगे तो उसमें आपको बताएंगे कि ये भी एक अजम्पशन माना गया है कि इनका खुद का जो वॉल्यूम होता है एकदम नेग्लेजिबल होता है, नगण्य माना जाता है। जैसे आप रूम में हो, किसी बैठे हो, तो उसमें एयर तो है, गैसें भी होंगी। तो अभी वो पूरे रूम का, मान लीजिए ये एक रूम है, ठीक है, ये मैंने बढ़िया सा सुंदर सा रूम बना दिया है ना, इसके अंदर गैसेस भरी हुई है। तो इसमें जब गैसों के मॉलिक्यूल होंगे पूरे रूम में, तो पूरे रूम का वॉल्यूम लिए हुए जितना आयतन है रूम का। लेकिन एक्चुअल में इन गैसों का वॉल्यूम कितना होगा? अगर इन सबको दबाया जाए तो ये कोपचे में आ जाएंगी ना, छोटे से कोपचे में मॉलिक्यूल्स को हम दबा सकते हैं अगर पूरी गैस को एक पास कर दिया जाए। तो गैसों के मॉलिक्यूल जो हैं एक्चुअल में उनका खुद का जो वॉल्यूम है वो बहुत ही कम है। जो वो वॉल्यूम ऑक्यूपाई किए हुए हैं उसकी तुलना में उनका खुद का वॉल्यूम जो होता है नेग्लिजिबल होता है, नगण्य होता है। तो इसका मतलब तो यही हुआ भाई, हम इसको कंप्रेस कर सकते हैं काफ़ी। इस पूरे आयतन को जब कंप्रेस करोगे तो गैस के मॉलिक्यूल छोटे से कोपचे में आ जाएंगे। तो गैसें अत्यधिक संपीड्य होती हैं, कंप्रेसिबल होती हैं। ये बात समझ में आई? एक प्रॉपर्टीज को जब स्टार्टिंग में आप समझ लोगे तभी आगे की चीज़ें आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएंगी, ठीक है। सेकंड प्रॉपर्टी क्या है? गैसें जो होती हैं सभी दिशाओं में समान दाब प्रेषित करती हैं। गैसें सभी दिशाओं में समान दाब प्रेषित करती हैं, मतलब प्रेशर चारों ओर बराबर लगाती हैं। अब जैसे रूम की बात किए थे हम, तो रूम ही ले लेते हैं, कोई दूसरा कंटेनर ले लेते हैं, तो कंटेनर की जो वाल होगी, दीवार होगी, तो मॉलिक्यूल्स चारों ओर दीवार पे, उस वाल पे समान प्रकार से प्रेशर एग्जर्ट करती है, ठीक। ठोसों तथा द्रवों की तुलना में गैसों का घनत्व तो बहुत ही कम होता है ना। डेंसिटी की अगर हम बात करें, इसकी डेंसिटी, घनत्व, तो इसका बहुत कम होता है, ठीक, बहुत ही कम होता है। भाई लिक्विड आप जानते ही हो, वाटर लिक्विड है, बाकी जो सॉलिड चीज़ जैसे जैसे लोहा वगैरह हो गया, ये सब ठीक मेटल्स होती हैं। तो जो सॉलिड लकड़ी सॉलिड होती है, तो इनमें क्या होता है, मॉलिक्यूल्स बहुत पास पास होते हैं। तो ये तो बात आप जानते ही हो, बहुत बेसिक बात है। इसकी डेंसिटी कम होती है, दूर दूर होते हैं मॉलिक्यूल्स। क्यों दूर दूर होते हैं? क्योंकि इनमें मॉलिक्यूल्स के बीच के जो इंटर मोलिकुलर फोर्सेस होते हैं, अट्रैक्शन फोर्सेस, वो बहुत ही वीक होते हैं, इसीलिए मॉलिक्यूल्स दूर दूर होते हैं। गैसों का आयतन तथा आकृति अनिश्चित होती है। भाई कोई शेप होता है गैस का? नहीं। जिस बर्तन में गैस को डाल दोगे उसी पूरे का आयतन ले लेगी। तो इनका जो है वॉल्यूम, वॉल्यूम मतलब आयतन व आकार, साइज अनिश्चित होता है। क्या होता है? अनिश्चित होता है। ये सभी चीजें आप जानते हो। गैस किसी यांत्रिक सहायता के बिना प्रत्येक अनुपात में पूर्ण मिश्रित होती है, ठीक। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए और बहुत ही बेसिक है, इतना तो आपको पता ही होता है। अब अगर हम बात करें तो सीधे हम गैसों के नियम पे आते हैं, ठीक है। गैसियस लॉ जो है, गैसियस स्टेट में सबसे पहला हम लॉ पढ़ेंगे बॉयल्स लॉ। बॉयल ने जो लॉ दिया था, बॉयल एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने गैसों पे बहुत ज़्यादा काम किया, फिर उन्होंने एक प्रोसेस बताया, ठीक है, कांस्टेंट प्रेशर पे, ठीक। बॉयल्स लॉ जो होता है इसमें टेम्परेचर, इसमें प्रेशर नहीं, भी गलत लिखा है यहाँ पे, इसको काट दीजिए आप। कांस्टेंट टेम्परेचर, बॉयल्स ने कांस्टेंट टेम्परेचर पर गैसों के बारे में बताया कि अगर मान लो कोई एक कंटेनर है, उसमें आपके पास गैसेस हैं, अगर उसका टेम्परेचर कांस्टेंट कर दिया जाए, मतलब घटाया बढ़ाया ना जाए, फॉर अ गिवन मास, मतलब उन्होंने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी कांस्टेंट कर दिए। अब ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहीं से आपको मिलेगा कंसेप्ट। बॉयल्स लॉ में क्या होता है, टेम्परेचर और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, मतलब जो मास है, मोल, उसको क्या कर दिया गया, कांस्टेंट कर दिया जाए। फॉर अ गिवन मास ऑफ परफेक्ट गैस, परफेक्ट मतलब आइडियल गैस, प्रेशर ऑफ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ द वॉल्यूम ऑफ गैस।
प्रोवाइडेड द टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। मतलब अगर आप नंबर ऑफ मोल्स या मास, जब मास कांस्टेंट करोगे तो मोल कांस्टेंट ही हो जाएंगे, क्योंकि मोल इक्वल टू क्या होता है, मास अपान मोलर मास। तो किसी भी गैस का, जैसे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का मोलर मास कितना होगा, किसी भी एटम का मोलर मास तो कभी चेंज हो नहीं सकता, वो तो ऑलवेज कांस्टेंट होता है, एक नंबर होता है ना। जैसे ऑक्सीजन है, क्लोरीन है, फ्लोरीन है, किसी का भी मोलिकुलर मास जो है वो तो कांस्टेंट रहता है। अगर आपने मास भी कांस्टेंट कर दिया तो मास अपान मोलर मास, इनका रेशियो क्या कांस्टेंट हो जाएगा। तो आपने मास कांस्टेंट किया मतलब नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट कर दिए, और क्या कांस्टेंट किया, टेम्परेचर। तो बॉयल्स लॉ में टेम्परेचर और नंबर ऑफ मोल्स या मास कांस्टेंट रहता है। तो जब आप एन और टी को कांस्टेंट कर देते हो, तब इन्होंने बताया कि जो गैस का प्रेशर होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा वॉल्यूम के। ठीक, किसके, वॉल्यूम के। बात समझ में आई, यही बस बॉयल्स लॉ, इतना ही पूछते हैं बॉयल्स लॉ में, आपको यही लिखना है। और बस एक आध ग्राफ अभी आगे देख लेंगे, बॉयल्स लॉ खत्म। इतना बस याद कर लो, बॉयल्स लॉ में टेम्परेचर और मास कांस्टेंट रहता है। तो प्रेशर जो है, प्रेशर गैस का प्रेशर वो वॉल्यूम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल आप जानते ही हो, हिंदी में व्युत्क्रमानुपाती बोलते हैं। ठीक है, नीचे लिखा हुआ है फॉर अ गिवन मास, मतलब कांस्टेंट मास एन कांस्टेंट हो जाएगा और टेम्परेचर कांस्टेंट है। तो ग्राफ कैसा बनेगा, ग्राफ्स बनेगा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। कैसा बनेगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला क्या होता है, अभी हम बना के दिखाते हैं आपको। ठीक है, ये यहाँ पे वाई एक्सिस पे आपका पी रखा गया है और एक्स एक्सिस पे क्या है, वी है। तो आपने क्या बताया, टेम्परेचर और मास जब कांस्टेंट होगा तो पी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके, वॉल्यूम के। मतलब जब प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम घटेगा, और जब प्रेशर घटेगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा। यही ना इनवर्सली प्रोपोर्शनल का ग्राफ कैसा बनेगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। अब कहीं भी देखिए, देखो यहाँ पे प्रेशर घट रहा है, ये वाई एक्सिस में क्या है, प्रेशर। तो यहाँ पे मान लीजिए ये जीरो प्रेशर था, ठीक है, जीरो का मैं जीरो, मतलब वॉल्यूम भी यहाँ ओरिजिन पे नीचे दोनों चीज़ें जीरो होंगी। फिर यहाँ पे मान लीजिए 10 एटीएम था प्रेशर, फिर यहाँ पे 50 एटीएम था, यहाँ 100 एटीएम था। एटीएम क्या होता है जानते ही हो ना, एटीएम और पास्कल ये सब प्रेशर की यूनिट होती हैं, वो पैसे निकालने वाला एटीएम नहीं बता रहे हैं। यहाँ पे 200 एटीएम था, मान लो 200 एटीएम। ठीक, जैसे जैसे प्रेशर घट रहा है, भाई ये ग्राफ नीचे आ रहा है, क्या हो रहा है, प्रेशर घट रहा है। जब प्रेशर घट रहा है तो इस ग्राफ को और अच्छे से डिजाइन करता हूँ ताकि चीजें आपको एकदम विजुअलाइज हो जाए। ठीक, इस तरीके से। ठीक, देखो जैसे जैसे ग्राफ नीचे आ रहा है तो वॉल्यूम बढ़ रहा है, सॉरी। यहाँ देखिए कितना था, यहाँ 200 एटीएम प्रेशर था, यहाँ पे 100 एटीएम, फिर क्या कितना रह गया, यहाँ पे 50 एटीएम रहेगा। अब वॉल्यूम देखिए, यहाँ पे वॉल्यूम कितना था, वॉल्यूम तो एक्स एक्सिस पे है ना, यहाँ मान लीजिए 2 लीटर था, यहाँ 4 लीटर था, यहाँ 5 लीटर था, यहाँ 10 लीटर था। इस तरीके से इधर वॉल्यूम रखा हुआ था गैस का। तो ये जो ग्राफ बना है इसको अच्छे से विजुअलाइज करिए। ये ग्राफ आपको याद नहीं रखना पड़ेगा, बस आपको ये रिलेशन याद रखना पड़ेगा बॉयल्स लॉ का। क्या याद रखना पड़ेगा कि टेम्परेचर और नंबर ऑफ मोल्स, मतलब मास जब कांस्टेंट होगा तब प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा वॉल्यूम के। अगर ये रिलेशन आपको याद रहा तो ग्राफ अपने आप प्लॉट कर दोगे। जैसे जैसे देखो प्रेशर घट रहा है तो वॉल्यूम बढ़ रहा है। जब 200 एटीएम प्रेशर था तब वॉल्यूम कितना था, 2 लीटर। जब 100 एटीएम रह गया तब कितना हुआ, यहाँ पे वॉल्यूम और बढ़ गया। ठीक, यहाँ पे 3 लीटर हो गया लगभग। 50 एटीएम प्रेशर पे क्या हुआ, 4 लीटर। यहाँ पे देखिए ये 4 लीटर वॉल्यूम है। तो जैसे जैसे प्रेशर घट रहा है वॉल्यूम बढ़ रहा है। बात समझ में आई। और या आप इधर से चलिए, तो जैसे जैसे वॉल्यूम घट रहा है तो प्रेशर बढ़ रहा है। वॉल्यूम यहाँ पे कितना था, 10 लीटर। यहाँ से आप यहाँ तक आए तो यहाँ कितना है, 5 लीटर। जब यहाँ से यहाँ आओगे तो प्रेशर देखो, यहाँ पे कितना होगा प्रेशर, यहाँ पे कुछ होगा 11, और यहाँ पे कितना हो गया, लगभग 20 हो गया होगा। तो प्रेशर बढ़ रहा है। बात समझ में आई। तो ये ग्राफ आपका बनता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ठीक है, बहुत अच्छे से मैंने समझाया आपको, आई होप समझ में आ गया होगा। तो ये ग्राफ भी खूब पूछा जाता है, इसको आप याद रखिएगा।
यहाँ पे देख लीजिए स्लोप, स्लोप क्या बताता है, पी वी स्लोप, डी पी बाई डी वी इज इक्वल टू माइनस पी बाई वी, ये क्या है, इसकी स्लोप होती है। यहाँ पे एक प्रेशर बनाया हुआ है, ये क्वेश्चन टाइप में है, इस तरीके का क्वेश्चन आता है, आंसर आप लोग ट्राई करिए इसको। दो ग्राफ बने हुए हैं, ये है आपका प्रेशर P और यहाँ पे वॉल्यूम, प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम के बीच में ग्राफ प्लॉट किए गए हैं, एक T1 टेम्परेचर पर, एक T2, मतलब ये जो दो ग्राफ बनाए हुए हैं वो दोनों अलग अलग टेम्परेचर पर बनाए हुए हैं। तो आपको टेम्परेचर का रिलेशन बताना है, कौन सा टेम्परेचर ज़्यादा होगा और कौन सा कम होगा। इसमें टेम्परेचर आपको बताना है, कौन सा टेम्परेचर ज़्यादा होगा और कौन सा टेम्परेचर कम होगा। अच्छा, इसको कैसे कैलकुलेट करोगे, आप लगाओगे कैसे, जैसे कि P इनवर्सली प्रोपोर्शनल है 1/V, तो ये तो दोनों चीज़ें बता रही हैं। दोनों ग्राफ कैसे हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल के ग्राफ हैं, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। लेकिन टेम्परेचर आप कैसे निकालोगे, जिसकी स्लोप ज़्यादा होगी वो उसका टेम्परेचर भी ज़्यादा होगा। तो ये जो T2 है ये आपका हाई टेम्परेचर का ग्राफ है और T1 कितना है, ये लो टेम्परेचर पे ग्राफ है, ठीक है। तो यहाँ पे T2 ग्रेटर देन होगा T1 से। ये जो पहला वाला ग्राफ है T1 और दूसरा T2, इसके बीच में क्या रिलेशन होगा, T2 टेम्परेचर, ये जो ग्राफ है सेकंड वाला, इसका टेम्परेचर ज़्यादा होगा, हाई टेम्परेचर पे इस तरीके का बिहेव करेगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये कैसा है, ये किस तरीके का है, ये ग्राफ क्या बता रहा है, ये दो ग्राफ इस तरीके के भी पूछ लिए जाते हैं। तो ये जो ग्राफ है ये क्या शो कर रहा है, ये जो है यहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट है, जब टेम्परेचर कांस्टेंट होगा तो प्रेशर बढ़ेगा। और यहाँ पे वॉल्यूम वर्सेस टाइम का ग्राफ बनाया हुआ, ठीक। तो इस तरीके के क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाते हैं, ठीक। तो बॉयल्स लॉ में बस आपको शॉर्ट नोट पूछा जाता है, इतना ही लिख दोगे तब भी काम चल जाएगा। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा रियल गैस और आइडियल गैस के बारे में। देखो, थोड़ा आइडियल गैस के बारे में बेसिक पॉइंट आपको मैं बता देता हूँ। आइडियल गैस एक सोच है, बस एक सोचा गया है एक तरीके से कि आइडियल गैस नाम की कोई चीज़ होगी, बाकी आइडियल गैस कहीं है ही नहीं। आइडियल गैस जो होती है इसमें कुछ चीज़ें मान ली गई हैं कि इस तरीके से होगा, जैसे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन गैसियस मोलिक्यूल्स, ठीक, बिल्कुल जीरो मान लिया गया है, कितना, जीरो, गैसों के बीच में, जिससे कि क्या होता है, गैस के मोलिक्यूल्स बहुत ही दूर दूर होते हैं। तो ये जो गैसें हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, CO2, O2 है, ये गैसें जो हैं ये रियल गैस है, रियल गैस, ठीक। तो आइडियल गैस का जो लॉ है ये हमेशा इस पे वैलिड नहीं होता, हल्का फुल्का इसमें वेरिएशन होता है। ये जो रियल गैसें हैं ये आइडियल गैसों के जैसे बिहेव कर सकती हैं, कब, जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो, क्या हो, टेम्परेचर बहुत हाई हो और प्रेशर एकदम लो हो। कहने का मतलब, कोई एक गैस है, उसका जब टेम्परेचर आप बहुत ज़्यादा करोगे तो क्या होगा, जैसे वाटर है, वाटर को जब आप गर्म करते हो तो 100 डिग्री सेल्सियस पे वो बॉयल हो जाता है। बॉयल मतलब भाप बनने लगती है, जितना ही ज़्यादा टेम्परेचर बनाओगे भाप उतनी ही जल्दी आएगी, मतलब वो गैस के मॉलिक्यूल बहुत दूर दूर होने लगेंगे। जब टेम्परेचर आप गैस का बढ़ाते हो तो गैस के मॉलिक्यूल्स बहुत दूर दूर होते हैं, रैंडम मोशन करने लगते हैं, बहुत फास्ट काइनेटिक एनर्जी मिल जाती है ना उनको। आगे हम बताएंगे अभी कि टेम्परेचर जो है काइनेटिक एनर्जी से किस तरीके से रिलेट होता है। तो टेम्परेचर बढ़ाओगे तो गैस के मॉलिक्यूल बहुत दूर दूर हो जाएंगे, अगर प्रेशर घटाओगे तो ये प्रेशर घटाना भी एक प्रकार से उसको मदद कर रहा है दूर दूर होने के लिए। भाई कोई एक डिब्बा है, ठीक है, डिब्बे में गैस के मॉलिक्यूल भरे हुए हैं मान लो, और इस पे एक पिस्टन लगा के आप उसको दबा रहे हो नीचे के लिए, नीचे की ओर प्रेशर मतलब बढ़ा रहे हो, तो गैस के मॉलिक्यूल पास पास आएंगे, मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उनके बीच में बढ़ेगा। जब आप इसको उठाओगे ऊपर को, पिस्टन को, तो गैस के मॉलिक्यूल्स दूर दूर होने लगेंगे, मतलब जब प्रेशर कम करोगे इसका
तो क्या होगा, गैस के मॉलिक्यूल्स दूर होंगे। तो एक्चुअल में जो आइडियल गैस हमने एज्यूम किया है वो क्या है, जिसमें बिल्कुल किसी प्रकार का अट्रैक्शन फोर्स ना लग रहा हो, गैस के मॉलिक्यूल्स बहुत ही दूर दूर रैंडम मोशन कर रहे हो। तो जो रियल गैसेस होती हैं, जैसे कि हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड जो आप पढ़ते हो, ये सभी आइडियल गैस के जैसे बिहेव कब करती हैं, हाई टेम्परेचर पर। कब करती हैं, हाई टेम्परेचर पे और लो प्रेशर पे। तो इसका भी आपसे रिलेशन पूछा जाता है। तो यहाँ पे देखिए, प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम, ये ग्राफ वही आपका बॉयल्स लॉ का है। इसमें देखिए, ये जो कंटिन्यूअस लाइन आपको दिख रही है ग्राफ में, ये वाली, ये आइडियल गैस को दिखाती है, ठीक, ये वाली आइडियल गैस की है। और सेम वही ग्राफ अगर आप रियल गैस के लिए बनाओगे, तो ये डॉट डॉट वाला दिख रहा है ना, इसका टेम्परेचर हल्का ज़्यादा होगा। कोई एक रियल गैस, आइडियल गैस है, अगर आप रियल गैस का बनाओगे तो उसका टेम्परेचर देखो, इतना डिफरेंस आ रहा है ना बीच में। जैसे जैसे आप ऊपर ग्राफ ये शिफ्ट होता जा रहा है तो टेम्परेचर मतलब बढ़ रहा है, ठीक। तो इस तरीके से आपको याद रखना है। यहाँ पे स्टार पॉइंट लिखा हुआ है, रियल गैस बिहेव एज आइडियल गैस एट हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। सिंगल यही अगर आप लिख दोगे ना, तब भी आपको, अगर 3 नंबर का है तो 1 नंबर तो सिर्फ इसी पॉइंट पे आपको मिल जाएगा, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रियल गैसें जो होती हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ये सभी आइडियल गैस की तरह कब बिहेव करती हैं, जब टेम्परेचर बहुत हाई होता है और प्रेशर बहुत ही लो होता है, ठीक। चलिए, एक और क्वेश्चन है बॉयल्स लॉ पर, बताइए करके। बॉयल्स लॉ होल्ड्स फॉर एन आइडियल गैस आइसोबारिक चेंजेस, आइसोथर्मल चेंजेस, या फिर आइसोकोरिक चेंजेस, या आइसोटोनिक चेंजेस। तो भाई बॉयल्स लॉ में क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट होते हैं, मतलब मास कांस्टेंट होता है, और टेम्परेचर, जब टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, टेम्परेचर कांस्टेंट होता है तो इसको हम बोलते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस या आइसोथर्मल चेंजेस। तो यहाँ पर राइट आंसर जो होगा आपका बी हो जाएगा, आइसोथर्मल चेंजेस। साथ साथ हम एक एक टॉपिक करवाएंगे, हर टॉपिक के 2-4 क्वेश्चन भी जो इंपॉर्टेंट है, जिससे कि कंसेप्ट और क्लियर हो जाए। अगला क्वेश्चन अगेन बॉयल्स लॉ पे है। फॉर बॉयल्स लॉ टू होल्ड द गैस शुड बी परफेक्ट एंड कांस्टेंट मास एंड टेम्परेचर। रियल एंड, भाई रियल गैस तो है नहीं, ये सभी आइडियल गैस के लिए लॉ, किसके लिए ये वैलिड है, परफेक्ट गैस, कांस्टेंट टेम्परेचर एंड वेरिएबल मास। ये भी गलत हो गया, मास कहाँ वेरिएबल है, रियल गैस के लिए है ही नहीं। परफेक्ट मतलब आइडियल, परफेक्ट कहने का मतलब आइडियल गैस के लिए। तो ये बॉयल्स लॉ आइडियल गैस के लिए कांस्टेंट मास एंड टेम्परेचर दोनों कांस्टेंट होने चाहिए, उस पर वैलिड है, ठीक। तो आई होप आपको चीज़ें सभी मस्त तरीके से समझ में आ रही होंगी। तो चलिए अब हम बात करते हैं चार्ल्स लॉ की, ठीक। चार्ल्स लॉ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, गैसेस लॉ। इसको हम आइसोबारिक प्रोसेस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आइसोबारिक, आइसोबारिक। अब इन्हीं नाम से ही आप याद रख सकते हो कि इसमें क्या कांस्टेंट होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे बॉयल्स लॉ में टेम्परेचर कांस्टेंट था, आइसोथर्मल, अब भाई थर्मिक, थर्म मतलब क्या होता है, टेम्परेचर, तो वहाँ पे आइसोथर्मल मतलब समान टेम्परेचर के लिए, सेम टेम्परेचर होगा। यहाँ है आइसोबारिक। अब आपने एक यूनिट पढ़ा होगा बार, बार यूनिट किसके लिए यूज करते हैं, प्रेशर के लिए। भाई बार है, टॉर है, ठीक है, टॉर है, बार है, एटीएम है, ये सब किसके लिए यूज किए जाते हैं, पास्कल है, ये सब यूज होते हैं, प्रेशर की यूनिट है। तो यहाँ पे बार आ रहा है, आइसोबारिक मतलब सेम प्रेशर, प्रेशर, आइसोबारिक प्रोसेस क्या है, सेम प्रेशर के लिए। तो चार्ल्स लॉ में क्या होता है, कांस्टेंट प्रेशर, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। इसमें प्रेशर क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। फॉर अ गिवन मास, फॉर अ गिवन मास अ परफेक्ट गैस, परफेक्ट गैस मतलब आइडियल गैस, volume of a gas is directly proportional to the absolute temperature of gas provided the
प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट, मतलब अगर प्रेशर कांस्टेंट है, क्या है, प्रेशर अगर फॉर अ गिवन मास perfect ideal gas volume of a gas is directly proportional to absolute temperature of gas provided the pressure remains constant। कहने का मतलब ये है, अगर आपने प्रेशर को, किसी गैस की प्रेशर को कांस्टेंट कर दिया है तो उसका जो वॉल्यूम हो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, टेम्परेचर की। ये किसने बोला, चार्ल्स ले। अब देखो गैसों के बारे में अलग अलग चीज़ों पे ये सब अलग अलग साइंटिस्टों ने काम किया, फिर कंबाइंडली आइडियल गैस इक्वेशन आया। इन सबको पढ़ो, अभी आपको आइडियल गैस इक्वेशन बहुत आराम से समझा दूंगा एकदम। पी वी इज इक्वल टू एन आर टी पढ़े हो ना, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, यही है आइडियल गैस। तो ये अभी अच्छे तरीके से आपको समझ में आएगा। तो बॉयल्स ने इसके प्रेशर कांस्टेंट करके रिलेशन निकाला कि जो वॉल्यूम होता है गैस का वो एब्सोल्यूट टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, तो यहाँ क्या क्या कांस्टेंट है, फॉर गिवन मास ऑफ गैस, मतलब मास यहाँ भी कांस्टेंट है। फिर सेकंड क्या है, प्रेशर भी कांस्टेंट है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल और प्रेशर कांस्टेंट कर दिए गए, तो V का रिलेशन देखा गया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। मतलब V और T का जब ग्राफ बनाओगे तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है भाई। जब वॉल्यूम बढ़ेगा तो टेम्परेचर, मतलब टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम भी बढ़ेगा। तो यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन आपको ग्राफ मिलेगा। कैसा ग्राफ मिलेगा, स्ट्रेट लाइन ग्राफ मिलने वाला है। इसकी जो स्लोप होगी वो dv बाई डी टी होगी। ठीक है, ये dv बाई डी टी होगा जो कि बराबर होगा एन आर बाई पी के। ठीक, आर क्या है, ये यहाँ पे यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, भी आगे बताएंगे आपको इसके बारे में और ज़्यादा डिटेल में। तो ये आपको रिलेशन याद रखना है, कांस्टेंट प्रेशर और नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट होंगे तो वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टेम्परेचर की। जब आप प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाओगे तो यहाँ पे एक कांस्टेंट आएगा, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट के। ठीक, तो इस टी को उधर ले जाइए तो वी बाई टी, वी बाई टी क्या हो गया आपका, कांस्टेंट हो गया। के कांस्टेंट है ना, तो ये हमेशा कांस्टेंट ही होगा। वी बाई टी का जो रेशियो है ऑलवेज कांस्टेंट रहता है। तो इसको हम लिख सकते हैं वी वन बाई टी वन इजक्वल टू वी टू बाई टी टू। ठीक है, तो जब चार्ल्स लॉ पे क्वेश्चन आता है तो इस तरीके का क्वेश्चन आता है। जैसे कि आपको दे दिया गया कि कोई एक गैस थी जिसका इनिशियल वॉल्यूम था, प्रारंभिक वॉल्यूम जो था वो था 10 लीटर और इनिशियल टेम्परेचर जो था प्रारंभिक वो था 273 केल्विन। जब उसका टेम्परेचर बढ़ा के फाइनल टेम्परेचर कर दिया गया 373 केल्विन, तो फाइनल वॉल्यूम कितना होगा, इस तरीके का क्वेश्चन आता है ना। इनिशियल वॉल्यूम 10 लीटर था, इनिशियल टेम्परेचर 273 केल्विन, फाइनल टेम्परेचर मतलब टेम्परेचर को बढ़ा के 373 केल्विन कर दिया गया, 100 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज कर दिया गया, तब इसका फाइनल वॉल्यूम क्या होगा। तो आप इस वाले फॉर्मूले को लगाओगे, किस वाले फॉर्मूले को लगाओगे भाई, इस वाले फॉर्मूले। साथ में वो हिंट देगा, क्वेश्चन में ये भी लिखा होगा फॉर अ कांस्टेंट प्रेशर, दाब को स्थिर रख दिया। तो जैसे ही आप पढ़ोगे कांस्टेंट प्रेशर आपको क्लिक हो जाना चाहिए क्या भाई, चार्ल्स लॉ। ठीक है, चार्ल्स लॉ में प्रेशर कांस्टेंट होता है, तो आप तुरंत लगाओगे सूत्र V प्रोपोर्शनल टू टी, प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाओगे तो V इक्वल टू के टी आ जाएगा। अब टी को इधर ले जाइए तो V बाई टी इक्वल टू कॉन्स्टेंट, तो आप लिख सकते हो V1 बाई T1 इक्वल टू V2 बाई T2। अब यहाँ पे उनकी वैल्यू पुट कर दीजिए। इनिशियल वॉल्यूम कितना है 10 लीटर, VI की जगह लिख दीजिए। T1 कितना है, T1 है 273 केल्विन इज इक्वल टू V2 तो आपको निकालना ही है, T2 कितना है, T फाइनल 373 केल्विन, 373 केल्विन। अब देखिए यहाँ से जब V2 आप निकालोगे इस 373 को इधर ले जाइए तो V2 इक्वल टू हो जाएगा आपका 373 गुणे 10/273। इसको आप कैलकुलेट करोगे फाइनल वॉल्यूम आ जाएगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन आसान आसान पूछे जाते हैं न्यूमेरिकल। ऐसे न्यूमेरिकल अगर गलत करके आओगे तो मैं बहुत छांटूंगा तुम लोगों को। ठीक है, इसलिए इस प्रकार के न्यूमेरिकल गलत नहीं होने चाहिए। समझ में आया। तो ये हो गया आपका चार्ल्स लॉ। यहाँ पे वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के, कब, जब प्रेशर और मास को कांस्टेंट कर दिया गया है। V1 बाई टी वन इक्वल टू V2 बाई T2 याद रखना है। बताइए ये क्वेश्चन है, इसमें
वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर दिया हुआ है, रिलेशन बिटवीन प्रेशर एंड वॉल्यूम। ठीक है, यहाँ पे आपको बताना है कौन सा प्रेशर ज्यादा होगा, कौन सा प्रेशर ज्यादा होगा। ठीक, आप देखो पीवी इक्वल टू एन आर टी जानते हो, ये तो फॉर्मूला सुने ही हो। अब मान लो मैंने एक लाइन ऐसे ही खींच दी, एक लाइन ऐसे ही खींच दिया। मैं ये ग्राफ वाले क्वेश्चन सॉल्व करने का बहुत मस्त ट्रिक आपको दे रहा हूँ। इसमें वॉल्यूम वर्सेस टाइम का ग्राफ दिया हुआ है, जिसमें दो ग्राफ हैं, एक का प्रेशर कुछ P1 दूसरे का P2 बोला गया है, बताया गया है कि बताइए भाई रिलेशन क्या है P1 P2 में, इसमें से कौन सा प्रेशर ज्यादा है कौन सा कम है। तो कैसे लगाओगे, एक आपने सीधी रेखा खींच दिया। अब देखो ये जो वाई एक्सिस वाली आपकी लाइन है, इस पे वॉल्यूम रखा है, मान लो यहाँ पे 0 लीटर था, फिर यहाँ पे कुछ 10 लीटर था, यहाँ 20 लीटर था, फिर यहाँ 30 लीटर था, और यहाँ जो ये रेखा है मान लो 25 लीटर था। तो अब देखिए इस रेखा पे, इस लाइन पे हमेशा कितना होगा, 25 लीटर ही होगा, क्योंकि ये रेखा मान लो ऊपर ये ऐसे ग्राफ जाता तब ना बढ़ता वॉल्यूम, तो 30 जाता, 50 जाता, फिर धीरे धीरे डिक्रीज करता। लेकिन ये स्ट्रेट लाइन मैंने खींच दिया, मतलब इस लाइन पे अब कहीं भी कितना है, 25 लीटर ही है। मतलब ये जो लाइन है ये यहाँ पे क्या है कि वॉल्यूम हमेशा कांस्टेंट होगा इस लाइन पे। अब देखिए यहाँ पे वॉल्यूम कांस्टेंट है, यहाँ भी वॉल्यूम कांस्टेंट है। तो आपने क्या किया, जब वॉल्यूम कांस्टेंट कर दिया आप, तो प्रेशर किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया भाई, नंबर ऑफ मोल कांस्टेंट हैं, आर तो हमेशा एक कांस्टेंट होता ही है, इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, तो पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया टी के। जब आपने वॉल्यूम को यहाँ कांस्टेंट कर दिया तब क्या हुआ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया किसके, टेम्परेचर के। अब यहाँ पे देख लीजिए जिस पॉइंट का टेम्परेचर ज़्यादा वो प्रेशर ज़्यादा, क्योंकि भाई इसका रिलेशन सीधा आ गया पी प्रोपोर्शनल टू टी, जिसका टेम्परेचर ज़्यादा निकल गया उसी का प्रेशर ज़्यादा होगा। वॉल्यूम कांस्टेंट कर दिया तो पी प्रोपोर्शनल टू टी आ गया। अब यहाँ देखिए इस पे आपका टेम्परेचर होगा, तो टेम्परेचर देखिए ये वाला ज़्यादा है ये कम है, तो यहाँ पे P2 प्रेशर ज़्यादा होगा किससे, P1 से। ठीक, इस तरीके से निकाल सकते हो। एक दूसरा मेथड भी है आपको मैं बता दूं, दूसरा मेथड ये है, सेम ऐसे ही है। मान लीजिए आपने इस लाइन पे एक सीधी रेखा खींच दी, अब इस लाइन पे आपका टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाएगा, क्योंकि ये टेम्परेचर है ना। अब भाई देखो इस लाइन पे पूरा टेम्परेचर कहीं बदल रहा है, टेम्परेचर तो इधर बदलेगा ना, जब ऐसे ऐसे होगा अगर आप कुछ तब बदलेगा, क्योंकि यहाँ पे 0 केल्विन है, यहाँ पे मान लो 10 डिग्री सेल्सियस है, यहाँ पे 20 डिग्री सेल्सियस है, 30 है। तो जब ऐसे ऐसे ग्राफ जाएगा तब देखो 20 30 बढ़ता जा रहा है, लेकिन एक पॉइंट पे ही वो स्टिक है, सीधी रेखा खींच दिया तो यहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया। तो जब आप टेम्परेचर कांस्टेंट करोगे, पी वी इक्वल टू एन आर टी से करिए, एन आर पहले से कांस्टेंट था, टेम्परेचर आपने कर दिया कांस्टेंट, तो पी आगे कांस्टेंट है ना, तो पी वी को इधर ले जाइए, यहाँ पे वी आ गया। अब जहाँ वॉल्यूम ज़्यादा होगा वहाँ का प्रेशर कम होगा, क्या रिलेशन है, टेम्परेचर को कांस्टेंट किए तो ये सब कांस्टेंट हो गया। अब पी और वी के बीच में रिलेशन देखिए, यहाँ देखिए इस वाले पॉइंट पे वॉल्यूम ज़्यादा है, तो वॉल्यूम जब ज़्यादा होगा तो उसका प्रेशर कम होगा, और इसका वॉल्यूम कम है, इस पॉइंट का वॉल्यूम कम है, तो जहाँ वॉल्यूम कम है वो वाला प्रेशर ज़्यादा होगा, और जहाँ पे वॉल्यूम ज़्यादा है उसका प्रेशर कम होगा। तो दोनों रिलेशन से क्या निकल के आया, P2 इज ग्रेटर देन P1। इस तरीके से अब देखो आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे खूब खींच के, तभी आपको चीज़ें समझ में आएंगी। तो इस तरीके से करिएगा। सेम ऐसे ही हम चार्ल्स लॉ में भी देखते हैं कि रियल गैस और आइडियल गैस में क्या बिहेवियर है। तो ये आपका जो है वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर का ग्राफ है, जिसमें कि ये जो है ये दिखा रहा है आपका आइडियल गैस, और जब थोड़ा सा टेम्परेचर देखो यहाँ पे ये ज़्यादा टेम्परेचर पे रियल गैस का है। समझ में आया, तो ये इस तरीके से ग्राफ आपसे पूछे जा सकते हैं। चलिए भाई अब हम बात करते हैं अगले टॉपिक पे। एक क्वेश्चन है यहाँ पे, पहले आप करिएगा फिर हम आगे बढ़ते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, और इसमें गलती आप कहाँ कर सकते हो मैं भी बताऊंगा।
इसमें गलती करने के चांस पूरे पूरे हैं। क्वेश्चन है 4 मोल्स ऑफ एन आइडियल गैस इज एट 0 डिग्री सेल्सियस एट कांस्टेंट प्रेशर। क्या बोल दिया भाई, प्रेशर पहले ही कांस्टेंट बोल दिया इसने। प्रेशर इज इक्वल टू कांस्टेंट है, 4 मोल्स, भाई मोल भी कांस्टेंट कर दिया, पहले बोल दिया ना। इट इज हीटेड टू डबल इट्स वॉल्यूम, मतलब कहने का मतलब समझे, इनिशियल टेम्परेचर कितना दिया है 0 डिग्री सेल्सियस। तो टेम्परेचर भाई केल्विन में लेंगे हम, तो 0 डिग्री सेल्सियस मतलब 273 केल्विन टेम्परेचर है स्टार्टिंग में। अब यहाँ पढ़िए, एट कांस्टेंट प्रेशर इट इज हीटेड टू डबल इट्स वॉल्यूम, मतलब पहले वॉल्यूम था कुछ V1, अब इसको जब ज़्यादा गर्म किया गया है, V1 वॉल्यूम मान लीजिए आप V, इनिशियल वॉल्यूम कितना था यहाँ पे लिखते हैं, इनिशियल वॉल्यूम था V1, V1 इक्वल टू V, इनिशियल वॉल्यूम V था। अब इसको फाइनल कितना कर दिया गया, इट्स डबल इट्स वॉल्यूम, हीटेड टू डबल इट्स वॉल्यूम, मतलब फाइनल जो है वो इसका डबल हो गया। कितना हो गया, डबल हो गया है वॉल्यूम। देन इट्स फाइनल टेम्परेचर विल बी, तो इसका टेम्परेचर T2 कितना होगा। क्वेश्चन ये कह रहा है कि कांस्टेंट प्रेशर पे 4 मोल गैस के हैं, स्टार्टिंग में 273 केल्विन पे उनका आयतन कुछ था V, और उसको जब हीट किया गया है तो उसका आयतन हो गया है डबल, वॉल्यूम डबल हो गया है। तो वो टेम्परेचर बताइए भाई, लास्ट वाला जो फाइनल टेम्परेचर है जिसपे वॉल्यूम डबल हो रहा है, वो टेम्परेचर क्या होगा। तो प्रेशर कांस्टेंट है तो आप क्या लगाओगे, प्रेशर कांस्टेंट है तो वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा T के, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट आएगा, यहाँ पे क्या आएगा KT। अब T को इधर ले जाइए तो V/T इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, तो V1/T1 इज इक्वल टू V2/T2। बस यहीं से आप कैलकुलेट करिए, यहाँ से आप कैलकुलेट करिए। तो T2 निकालना है आपको, T2 इधर ले जाइए तो ये हो जाएगा V2/V1 और ऊपर जाएगा T1। V2 कितना है आपका फाइनल, 2V, भाई फाइनल वॉल्यूम कितना है V2, 2V, और टेम्परेचर कितना है स्टार्टिंग में 273 केल्विन। V1 कितना है V, तो V से V कटेगा, यहाँ पे 273 को मल्टीप्लाई करो 2 से, तो 3 2 6, 7 दूनी 14 का 4 हासिल 1, 2 दूना 4 1 5, ये आ गया 546। क्या आ गया 546, आंसर आ गया आपका 546। अब देखिए, अब मैंने जो बताया था फंसने वाला, अब कहाँ फंसोगे, 546 आंसर आ गया, अब धाड़ से आप सी को टिक कर दोगे। नहीं भाई, ये जो आंसर आपका आया है ये केल्विन में आया है, क्योंकि आपने टेम्परेचर यहाँ पे केल्विन में लिया है। आपको केल्विन वाला ढूंढना है तो डिग्री सेल्सियस दिया है 546, तो यहाँ आंसर पूरा आपका डिग्री सेल्सियस में, तो इसको हमको डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो भाई 546 को हम माइनस कर देंगे 273 से, तो ये टोटल कितना आएगा 273 डिग्री सेल्सियस, तो ये राइट आंसर होगा। समझ में आया कुछ। तो इस तरीके से आप सब देख के काम करना है, ये नहीं 546 आया तो सीधा मार दिए डिग्री सेल्सियस वाले, वो केल्विन में आया था आंसर। ठीक, आप जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो हमेशा केल्विन में ही वैल्यू को पुट करोगे, तभी आपका आंसर करेक्ट आएगा। बाद में आंसर के मुताबिक आप उसको बदल भी सकते हो, जो डिग्री सेल्सियस फ़ारेनहाइट किसी भी तरीके से पूछा हो। इफ टेम्परेचर इज एन डिग्री सेल्सियस देन, अगर डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर हो तो क्या करोगे, फॉर ईच डिग्री राइज इन टेम्परेचर in Celsius the volume of given mass of gas increases by 1/273 of its volume at 0 डिग्री सेल्सियस at constant pressure। ये भी चार्ल्स लॉ का ही पार्ट है, मतलब अच्छे से पढ़िए। फॉर ईच डिग्री सेल्सियस राइज इन टेम्परेचर इन सेल्सियस, मतलब अगर डिग्री सेल्सियस में अगर हम बात कर रहे हैं, आप 1 डिग्री टेम्परेचर को राइज करते हो, द वॉल्यूम ऑफ द गिवन मास ऑफ गैस इंक्रीजेज बाई 1/273 ऑफ इट्स वॉल्यूम एट 0 डिग्री सेल्सियस। मतलब जितना 0 डिग्री सेल्सियस पे इसका वॉल्यूम था, आपने 1 डिग्री जब बढ़ाओगे तो उसका 1/273वां भाग क्या होगा, बढ़ जाएगा वॉल्यूम। ठीक है, टेम्परेचर बढ़ाने पे। भाई चार्ल्स ने क्या बताया,
कि किसी का वॉल्यूम है इनिशियल V1, फाइनल V2, टेम्परेचर T1 और T2, ठीक। इनिशियल वॉल्यूम और इनिशियल टाइम पे वॉल्यूम मान लो कुछ था इसका, फिर जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो इसका वॉल्यूम बढ़ जाता है। यही तो बताया इन्होंने कि V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है T के। अगर टेम्परेचर आप बढ़ाओगे तो वॉल्यूम पक्का बढ़ेगा। तो कितना बढ़ेगा भाई, लोगों को क्या चाहिए, प्रमाण तो दो कोई कि कितना बढ़ता है, इसको प्रूफ तो करो। तभी इन्होंने बताया, प्रूफ कर दिया कि जब आप 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम कितना बढ़ेगा, वॉल्यूम 1/273वां भाग इंक्रीज कर जाएगा, जितना वॉल्यूम 0 डिग्री सेल्सियस पे होगा उतना, ठीक। तो ये है V T डिग्री सेल्सियस, मतलब किसी टाइम T डिग्री सेल्सियस पे कितना होगा वॉल्यूम। स्टार्टिंग का जो 0 डिग्री सेल्सियस पे होगा वॉल्यूम, प्लस T डिग्री सेल्सियस पे कितना होगा, पहले वाले का T/273 गुना। मतलब अगर मान लो आपने 0 डिग्री सेल्सियस पे आपका जो वॉल्यूम था वो था Vp, मान लिया ऐसे ही, ठीक, समझने के लिए। 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर Vp था, तो 1 डिग्री सेल्सियस पे कितना होगा वॉल्यूम। तो 1 डिग्री सेल्सियस पे कैसे निकालोगे, उसको हम नाम दे देते हैं V1 डिग्री सेल्सियस। ये जो लास्ट वाला वॉल्यूम जो बढ़ के आया है, कितना बढ़ गया, स्टार्टिंग वाला प्लस स्टार्टिंग वाले का जो Vp था स्टार्टिंग वाला, उसका 1/273 टाइम्स, ठीक। इतना हो जाएगा टोटल वॉल्यूम, फाइनल वॉल्यूम। तो यही कहने का मतलब है, जब आप 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाते हो तो जो 0 डिग्री सेल्सियस पे इनिशियल टेम्परेचर पे जो वॉल्यूम होता है उसका 1/273 टाइम्स इंक्रीज कर जाता है, ठीक। ये वॉल्यूम इतना बढ़ता है। ये रिलेशन भी आपको याद रखना है, इसको अच्छे से समझ के जाना, इस पर क्वेश्चन खूब ज़्यादा पूछे जाते हैं। ये है वॉल्यूम एट T डिग्री सेल्सियस, V0 है वॉल्यूम एट 0 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पे आपको वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर दिया गया है। ये जो है ना 273 डिग्री सेल्सियस, -273, या जिसको हम 0 केल्विन भी बोलते हैं। 0 केल्विन जो है ये क्या होता है, इसको हम परम ताप बोलते हैं, परम शून्य। परम शून्य मतलब एब्सोल्यूट जीरो, एब्सोल्यूट जीरो। अभी तक बोला गया है भाई, चार्ल्स ने बोल दिया था कि -273 डिग्री सेल्सियस, कहने का मतलब 0 केल्विन से ज़्यादा कम, इससे कम टेम्परेचर संभव ही नहीं है। सबसे कम टेम्परेचर जो है वो 0 केल्विन है, -273 डिग्री सेल्सियस। इतने टेम्परेचर पे गैस का वॉल्यूम बिल्कुल जीरो ही हो जाता है, रह ही नहीं जाता है भाई। जब 1 डिग्री सेल्सियस होता है, जब 1 डिग्री सेल्सियस रह जाता है, इस टाइम अगर इस समय की हम बात करें तो जम्मू एंड कश्मीर में जाओगे आप, शिमला वगैरह में, तो वहाँ माइनस में -1 डिग्री रहता है टेम्परेचर, ठीक, -2 डिग्री, इस तरीके से 0 डिग्री। तो वहाँ पे देखते हो बर्फ जम जाती है, क्या होती है, जम जाती है। तो गैस का क्या आयतन रह जाएगा भाई, -273 डिग्री सेल्सियस, 0 केल्विन। समझ रहे हो, 0 डिग्री नहीं है, 0 केल्विन, -273 डिग्री सेल्सियस। तो ये इसको बोलते हैं हम परम शून्य या एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट जीरो, ठीक है, एब्सोल्यूट जीरो बोला जाता है। -273 पे एक नंबर का क्वेश्चन खूब आता है, ठीक, 1 मार्क का आ जाता है। ये टेम्परेचर है डिग्री सेल्सियस में, ये वॉल्यूम रखा हुआ है। यहाँ पे एक रिलेशन है जिसको आप एक दो बार और देख लेना। इस पे चार्ल्स लॉ का जो टेम्परेचर वाला है पोर्शन है, इस पे क्वेश्चन खूब ज़्यादा बने हैं अभी तक, आपको इसको अच्छे तरीके से पढ़ के जाना है। अब हम बात करते हैं एवोगैड्रोज लॉ की, एवोगैड्रोज हाइपोथेसिस। अवोगाद्रो ने क्या दिया था, इन्होंने टेम्परेचर और प्रेशर दोनों कांस्टेंट कर दिया। वही बात जो चार्ल्स ने किया था पहले, वो इन्होंने एक साथ में कांस्टेंट कर दिया। इन्होंने क्या बोला, एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। सबने क्या किया था, मास कांस्टेंट कर दिया था, n। चार्ल्स ने भी नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट किए
और बॉयल्स ने भी नंबर ऑफ मोल कांस्टेंट किए। इन्होंने क्या किया, इन्होंने टेम्परेचर को भी कांस्टेंट कर दिया और प्रेशर को भी कांस्टेंट कर दिया। फिर इन्होंने बताया किसी गैस का जब टेम्परेचर और प्रेशर दोनों कांस्टेंट कर दो तो उसका जो वॉल्यूम होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ मोल के। मतलब जितने ज़्यादा मोल होंगे उतना ही ज़्यादा उसका वॉल्यूम होगा। बात समझ में आई? तो ये सीधा सा फंडा है। जब टेम्परेचर और प्रेशर दोनों कांस्टेंट हो जाए, मान लो एवोगैड्रो हाइपोथेसिस आ गया, और इसके अनुसार टेम्परेचर और प्रेशर जब किसी गैस का अगर दोनों कांस्टेंट कर देते हो तो उसका जो वॉल्यूम है आयतन वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स के। यहाँ पे देखिए ये आपको क्वेश्चन टाइप में एक है, यहाँ पे 100 ml है CO2 के, ये 100 ml है NH3 के, ये 100 ml है ये SO2 गैस के, ठीक। अगर इसका प्रेशर सेम है, ठीक, और इसका टेम्परेचर भी सेम है, मतलब कांस्टेंट कर दिया जाए, टेम्परेचर भी कांस्टेंट कर दिया जाए, तो ये गैस भले ही अलग अलग है, ये कौन सी है, कार्बन डाइऑक्साइड, ये अमोनिया है, यहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड, लेकिन इन सब के आयतन बराबर लिए गए हैं, टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट हैं, तो बराबर आयतन में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बराबर होंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने होंगे, सेम होंगे। अगर इसके x मॉलिक्यूल हैं तो इन दोनों के भी x मॉलिक्यूल होंगे। कहने का मतलब समझ में आ गया होगा। अगर किसी गैस का टेम्परेचर और प्रेशर सेम कांस्टेंट कर दिया जाए तो जो आयतन होगा उनका वो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। जितना आप देखो डिफरेंट गैसेस हैं, बट यहाँ पे क्या हो रहा है, 100 ml लिया गया है तो उसमें सबके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स सेम ही होंगे। बात समझ में आई? अब देखिए यहाँ पे देखिए एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, यहाँ पे टेम्परेचर कामा प्रेशर क्या है, कांस्टेंट है। अब बताइए किसके कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे। यहाँ पे वॉल्यूम दिया है 5 ml, 100 ml, 200 ml और 10 ml। जब टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट है तो अगर इसके 5 ml में x मॉलिक्यूल है तो इसके 100 ml में कितने होंगे, 20 x होगा, होगा या नहीं होगा, 20 पंचे 100, यहाँ पे कितना होगा 40x हो जाएगा, और ये 10 ml में 2x, क्योंकि भाई इसके 5 ml में कितना आएगा, इसके 5 ml में भी x आएगा, x मॉलिक्यूल होंगे, क्योंकि वॉल्यूम कितना इसका दिया है 5 ml। अगर सभी गैसों का टेम्परेचर प्रेशर कांस्टेंट कर दिया जाए और यहाँ पे बता दिया गया कि 5 ml में x मोल है, तो यहाँ 100 ml में कितने मोल होंगे, भाई इसके भी 5 ml में x मोल होंगे, तो 10 में 2x होंगे, तो 100 में 20x होंगे। वैसे ही 200 ml में कितने होंगे, 40x होंगे। और यहाँ पे मीथेन, भले ही मीथेन है लेकिन नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स बराबर वॉल्यूम में बराबर ही होंगे, तो यहाँ पे 10 ml है तो 10 ml में कितने होंगे, यहाँ 5 ml में x तो 10 ml में 2x। तो इस तरीके के साधारण कॉमन सेंस वाले लॉजिकल क्वेश्चन भी आते हैं जो कि आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। आगे क्वेश्चन है, इसको करते हैं। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 100 ml ऑफ ईच O2, NH3 एंड CO2 एट STP आर इन ऑर्डर। STP इसको पकड़िए, पहले क्या दिया STP, STP मतलब स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर मतलब टेम्परेचर होना चाहिए आपका 273 केल्विन और प्रेशर 1 atm। तो यहाँ पे इन्होंने क्या किया, सबका प्रेशर और टेम्परेचर सेम कर दिया, कांस्टेंट कर दिया एट STP, स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पे। तो भैया यहाँ आप गैसों की शकल सूरत देख के थोड़ी ना कम ज़्यादा कर दोगे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जब टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट है तो वॉल्यूम भी कांस्टेंट है, सबके 100 ml है, तो इसमें सबका बराबर होगा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, चाहे गैस कोई भी हो सबका बराबर होगा। ऑप्शन सी। कुछ लोग इसमें क्या करते हैं, मॉलिक्यूल कैसे कैलकुलेट करते हैं, भाई इसमें 3 हाइड्रोजन 1 नाइट्रोजन तो 4 हो गए, कार्बन डाइऑक्साइड में 2 ऑक्सीजन और 1 कार्बन तो 3 हो गए, और इसमें 2 ही हैं। अरे बकलोल होगा, ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स नहीं है, ये खुद एक पूरा मॉलिक्यूल है। उस 100 ml में कितने
अमोनिया के मॉलिक्यूल्स होंगे, 100 ml में कितने ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल होंगे। अगर इन सब का दोनों का बर्तनों का टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट है, इन दोनों का, मान लो 25 डिग्री सेल्सियस इसका भी, 1 atm टेम्परेचर इसका भी, 1 atm प्रेशर, दोनों का सेम है, तो जितने इसमें NH3 के मॉलिक्यूल्स होंगे उतने ही इसमें O2 के मॉलिक्यूल आएंगे। ये बात समझ में आई। बिल्कुल मैं बेसिक से आपको एक एक चीज़ बहुत अच्छे से समझाता हूँ, ठीक है। फिर भी अगर आपको समझ में नहीं आता तो समझ लीजिए आपके साथ कुछ ना कुछ तो गलत है, ठीक है, और उस पर विचार भी करिए, वरना आगे चल के प्रॉब्लम हो सकती है, समझे। तो चलिए हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। ये क्वेश्चन तो भी करवा रहे ना, कौन सा चल रहा था, हाँ यही था। चलिए अब आ गया हमारा आइडियल गैस इक्वेशन। अब आइडियल गैस इक्वेशन कैसे आया, आदर्श गैस समीकरण इसको बोलते हैं। इसको इक्वेशन ऑफ स्टेट भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, इक्वेशन ऑफ स्टेट। अब देखो अच्छे से आप समझो चीजों। बॉयल ने क्या बताया, बॉयल ने बताया अगर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और टेम्परेचर कांस्टेंट कर दोगे तो क्या होगा, टेम्परेचर और मोल कांस्टेंट कर दो, मास, तो भी प्रोपोर्शनल होगा किसके, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा प्रेशर के। चार्ल्स ने बताया अगर प्रेशर को कांस्टेंट कर दो तो वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टेम्परेचर के। एवोगैड्रोज ने बताया कि टेम्परेचर प्रेशर दोनों को कांस्टेंट कर दो तो वॉल्यूम को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा नंबर ऑफ मोल के। ये 3 लॉ आपने अभी तक पढ़ लिया, उस पर क्वेश्चन भी मैंने करवाया। अगर इन तीनों को कंबाइन कर दिया जाए, भाई ये गैस ही के तो हैं, आइडियल गैस के लिए बताया सभी ने, तो इसको हम क्यों ना कंबाइन कर दें। भाई अब यहाँ पे लिखो, वी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कौन कौन है, टेम्परेचर और मोल, तो इसको लिख दो एन और टी। और इनवर्सली क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है पी। बात समझ में आएगी। अब यहाँ पे प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट हटाओगे तो ये कांस्टेंट आ जाएगा आर और ये हो जाएगा एन टी बाई पी। बात समझ में आ रही ना। इस पी को इधर लाओ तो ये हो जाएगा पी वी, ये क्या होगा, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। कुछ भेजे में घुसा। तो ये जो इतने साइंटिस्ट थे, ये पागल नहीं थे, इतनी देर से काम कर रहे थे, उन्हीं का ये प्रोडक्ट है, उसी का उत्पाद है क्या, आइडियल गैस इक्वेशन। इन सभी के नियमों को मिक्स करके बनाया गया आइडियल गैस इक्वेशन। इसीलिए कहते हैं किसी बड़े काम करने के लिए, बड़े काम को करने के लिए छोटे छोटे स्टेप में अलग अलग लोग काम करते हैं, तब वो बड़ा काम हो पाता है। तो सभी ने मिलकर अलग अलग प्रॉपर्टी के बारे में बताया, उनको हमने कंबाइन कर दिया, तो ये हमारा आ गया आइडियल गैस इक्वेशन। ये क्या है, आइडियल गैस इक्वेशन। क्या है, आइडियल गैस इक्वेशन। ठीक, तो ये समझ में आ गया कि आइडियल गैस इक्वेशन कहाँ से आता है। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा आपको इसके बारे में बता देते हैं कि कौन सी चीज़ क्या है। तो यहाँ पे लिखा हुआ भी है, ठीक, मैंने आपके लिए पहले से ही सुंदर सुंदर नोट कर दिया है। तो आइडियल गैस इक्वेशन कहाँ से आया ये आपको पता चलेगा। पी वी इक्वल टू एन आर टी, आइडियल गैस इक्वेशन। पी क्या है, प्रेशर, पी है वॉल्यूम ऑफ गैस, एन है नंबर ऑफ मोल्स, आर है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट और टी है टेम्परेचर इन केल्विन। आपको केल्विन में रखना है, ठीक। यहाँ पे देख लीजिए किस चीज में रखना है, ये इंपॉर्टेंट है, आप लोग गलत कर देते हैं यूनिट रखने में। प्रेशर को हमेशा एटीएम में रखो, जब प्रेशर एटीएम में होगा, वॉल्यूम लीटर में होगा, तो आर की वैल्यू आप क्या लिखोगे, 0.082 एटीएम लीटर पर मोल केल्विन, और टेम्परेचर केल्विन में होना चाहिए क्योंकि यहाँ केल्विन रखा है ना। अगर आप एटीएम और लीटर नहीं यूज कर रहे हो तब क्या होगा, तब आर की वैल्यू बदल जाती है। 8.31 वाली भी एक पढ़े होगे ना, 8.31 जूल पर मोल केल्विन। तो ये कब रखी जाती है, जब जूल वाला सिस्टम हो, वर्क निकालते हैं जब हम,
थर्मोडाइनमिक्स में, तब ये 8.31 रखते हैं R इज इक्वल टू। तो R की वैल्यू कई सारी है, इसमें कंफ्यूज मत होना। एक R की वैल्यू 2 भी होती है, कब? जब आप कैलोरी की बात करते हो, ठीक है, किलो कैलोरी की बात करते हो, तब R की वैल्यू 2 हो जाती है। जब एटीएम लीटर में है, प्रेशर एटीएम में और वॉल्यूम लीटर में, तब आप 0.082 एटीएम लीटर पर मोल केल्विन रखते हो। जब आप जूल की बात करते हो, वर्क की, तब आप क्या रखते हो? 8.31 जूल, ठीक। तो ये यूनिट कन्वर्जन भी आना चाहिए, वरना पूरा कंसेप्ट आते हुए भी यूनिट में ही क्वेश्चन खेल जाएगा आपसे, ठीक, और आप मात खा जाओगे, ठीक। तो ये ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। यहाँ पे कुछ यूनिट कन्वर्जन आपको दिया गया है। 1 एटीएम इज इक्वल टू 1 बार इज इक्वल टू 10⁵ पास्कल। मतलब एक एटीएम एक बार के बराबर होता है, और एक बार या एक एटीएम किसके बराबर होता है? 10 पास्कल, 10 पास्कल के बराबर होता है। ये सभी आपस में बराबर है। 1 एटीएम इज इक्वल टू 1 बार इज इक्वल टू 10⁵ पास्कल इज इक्वल टू 10⁵ न्यूटन पर मीटर इज इक्वल टू 760 mmHg। सोच रहे हो इतनी क्या जरूरत थी प्रेशर की यूनिट बनाने की? एक ही चीज की इतनी यूनिट है। एक एटीएम या एक बार हो, या 10⁵ पास्कल हो, या फिर 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो, या फिर 760 mmHg हो, इन सब का मतलब वही होता है, ठीक है। तो आपको याद रखना है, अगर मान लो क्वेश्चन में दिया है एटीएम में कोई चीज, और आपको आंसर दे दिया किसमें? टॉर में, तो आप क्या करोगे? आपका अगर 5 एटीएम आ गया आंसर, क्या आया? एटीएम, और क्वेश्चन टॉर में दिया है, तो कैसे कन्वर्ज करोगे? याद रखना पड़ेगा, एक एटीएम बराबर कितना है? एक एटीएम बराबर 760 टॉर। तो 5 एटीएम बराबर 5 से मल्टीप्लाई कर दो 760 को, टॉर में कन्वर्ट हो गया, ठीक। तो ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। जनरली टीचर डिस्कस नहीं करते हैं, क्योंकि उनको लगता है बच्चों को आ रहा है, वो यही सोचते हैं बेसिक चीजें याद होंगी उनको, लेकिन हमको अच्छे तरीके से पता है तुम लोगों की पूरी पूरी हालत क्या है, ठीक है। बहुत सारे तुम में से ऐसे होंगे जो पहली बार टॉर और बार का नाम सुन रहे होंगे, है ना। तो ये जो है, इसीलिए हम पूरी बेसिक से पढ़ाते हैं। चलिए आगे क्वेश्चन एक रखा हुआ है, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, इसको करिए। 1 मिनट का टाइम है आपके पास, इसको सोल्व करिए। अदरवाइज हम तो आपको सोल्व करके देंगे ही, इसीलिए तो पढ़ा रहे हैं। क्वेश्चन है, द इक्वेशन ऑफ स्टेट, मतलब आइडियल गैस इक्वेशन, फॉर 5 ग्राम ऑफ O2 at a pressure P and temperature T when occupying a volume V will be R the gas constant। तो क्या होगा? ऑक्सीजन गैस का 5 ग्राम लिया गया है, तो आइडियल गैस इक्वेशन क्या होगा? अब भैया आप क्या पढ़े हो? इक्वेशन ऑफ स्टेट या आइडियल गैस इक्वेशन, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। तो प्रेशर उसने पी ही बोल दिया है, वॉल्यूम वी बोल दिया, टेम्परेचर टी, आर गैस कांस्टेंट है, सब कुछ तो यही रखा है, बस नंबर ऑफ मोल्स नहीं दिए, यही निकालना है आपको। तो नंबर ऑफ मोल्स नहीं दिए, तो गैस कौन सी है? ऑक्सीजन, उसका ग्राम तो दिया है ना। नंबर ऑफ मोल क्या होता है? दिया गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो गिवन मास कितना है? 5 ग्राम्स, और O2 का मोलर मास कितना होता है? 16 दूनी 32 होता है। तो यहाँ पर रख दो 32, तो 5/32 यहाँ पे आ गया, ठीक है। गिवन मास अपॉन मोलर मास रखोगे, नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे आप, ठीक। तो इस तरीके से आप यहाँ पे मोल्स निकाल लोगे, तो क्या हो जाएगा? पी वी इज इक्वल टू 5/32 RT। ये कंसेप्ट समझ में आया? ऐसे ही आराम आराम से क्वेश्चन आप निकाल सकते हो। डेंसिटी ऑफ अ गैस, भाई डेंसिटी कैसे निकालोगे? आपको पता ही है, घनत्व तो पढ़ते पढ़ते आप थक गए होगे। डेंसिटी इज इक्वल टू होता है मास अपॉन वॉल्यूम, द्रव्यमान बटे आयतन, मास अपॉन वॉल्यूम। अब तुमको जुगाड़ बताते हैं, आइडियल गैस इक्वेशन से आप कैसे डेंसिटी निकालोगे। क्वेश्चन इस पर खूब आता है, डेंसिटी ऑफ गैस की कैसे निकालोगे। तो पी वी इज इक्वल टू एन आर टी पढ़े हो आप। अब एन इज इक्वल टू क्या पढ़े हो? मास अपॉन मोलर मास। तो एन की जगह पे वैल्यू पुट करो, इस वी को इधर लेके आओ पहले। पी इज इक्वल टू वी को इधर लाओगे तो क्या हो जाएगा? आर टी बाई वी। और एन की वैल्यू रखिए, मास अपॉन
मोलर मास। अब यहाँ से देखो, ये मास अपान वॉल्यूम, ये क्या होगा भाई, डेंसिटी क्या होता है, मास अपान वॉल्यूम। तो यहाँ पे डेंसिटी रख दीजिए, P इक्वल टू क्या होगा, डी आर टी बाई वी। बात समझ में आई, कुछ समझ में आया, चलो दोबारा से कर देते हैं, अच्छे से समझो भाई। यहाँ पे तो डेंसिटी आपकी डी इक्वल टू क्या होता है, मास अपान वॉल्यूम, ये बात पता है। नंबर ऑफ मोल क्या होता है, मास अपान मोलर मास। आपको पता है पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। तो एन की जगह पे उसकी वैल्यू पुट करो, मास अपान मोलर मास, और ये आर टी आपका एज इट इज पी वी हो गया। अब भाई यहाँ पे वी इधर लेके आइए, इस v को आप इधर ले आइए, तो v आपका नीचे आ गया। अब ये जो है आपका मास अपान वॉल्यूम, तो मास अपान वॉल्यूम क्या है, डेंसिटी, तो यहाँ पे पुट कर दीजिए, तो ये हो जाएगा डी आर टी बाई एम। तो इसको और भी ऐसे लिख सकते हो, मास को उधर ले जाओ तो ये हो जाएगा पी एम डर्टी। ठीक है, ऐसे याद रख सकते हो, वैसे डर्टी है नहीं, बता रहे हैं आपको, पी एम डर्टी याद कर सकते हो, पी एम इक्वल टू डी आर टी। ये क्या है, डेंसिटी। तो इस तरीके से आप डेंसिटी भी किसी भी गैस की कैलकुलेट कर सकते हो। बात समझ में आई। आर बाई एन ए क्या होता है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। ये मोलर मास इक्वल टू होता है एम इंटू एन ए। यहाँ पे आप नीचे उसको भी रख सकते हो ना। देखो एक और रिलेशन आपको बताऊँ, इंपॉर्टेंट है, पूछते हैं वो। जैसे आप पी वी इक्वल टू क्या लिखे हो, एन आर टी, तो एन के जगह पे लिखो आप मास अपान मोलर मास, और यहाँ पे आप रखिए अपना आर टी, यही तो था। अब मोलर मास इक्वल टू होता है मास ऑफ वन मोलिक्यूल इंटू एन ए। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो ना, ये जो मोलर मास है आपका, मोलर मास, यहाँ पे आप लिख सकते हो मास ऑफ वन मोलिक्यूल इंटू एन ए। तो ये जो आर बाई एन ए है, और ये हट जाएगा आपका, कट जाएगा एम से एम, तो आर बाई एन ए को आप के वी टी लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, के वी। तो ये पी वी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी इंटू वी इज इक्वल टू आर बाई एन ए की जगह पे आप के वी लिख सकते हो, के वी टी। ठीक है, तो पी वी इज इक्वल टू के टी भी होता है, क्या होता है, पी वी इज इक्वल टू के वी टी। तो ये भी आगे रिलेशन हम आपको पढ़ाएंगे, जो कि बोल्ट्जमैन कांस्टेंट वाला है। इतनी चीज़ें अभी तक आपको अगर समझ में आई तो जल्दी से नीचे थम्स अप कर दीजिए, वीडियो के नीचे थम्स अप कर दीजिए, और हम बढ़ते हैं अगले टॉपिक पे। टॉपिक सभी बहुत ही मशहूर हैं, खूब पूछे जाते हैं पेपर में। ठीक, तो एक एक टॉपिक को अच्छे तरीके से आपको कई बार प्रैक्टिस करके जाना है एग्जाम में। ये है रियल गैस और आइडियल गैस के बारे में थोड़ा सा। देखो, एक इम्पोर्टेंट बात बताते हैं आपको, पी वी इक्वल टू एन आर टी, आइडियल गैस, इसको कई बार लिखो, इससे बहुत क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। अब मान लो भैया, ये पी वी इक्वल टू एन आर टी है, अगर टेम्परेचर को कांस्टेंट कर दिया जाए, टेम्परेचर को कांस्टेंट कर दिया जाए तो क्या होगा, एन तो कांस्टेंट है किसी गिवन गैस के लिए। देखो फॉर वन मोल, अगर एक मोल की बात करें तो ये एन क्या हो जाएगा, एन एन, आर टी को इधर लेके आओ, आर टी इधर लाओ, तो ये हो जाएगा पी वी बाई आर टी इज इक्वल टू एन फॉर वन मोल ऑफ गैस। अगर गैस के एक मोल की बात की जाए तो ये एन कितना हो जाएगा, एक, भैया नंबर ऑफ मोल है ना। अब ये क्या है, ये तो न्यूमेरिकल वैल्यू कांस्टेंट है, मतलब एक मोल के लिए पी वी बाई आर टी जो होता है, इसका रेशियो ये हमेशा कांस्टेंट होगा। बात समझ में आई या नहीं आई, आप पढ़ चुके हो, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, आर टी को मैंने बोला इधर लाओ, ठीक, इसी इक्वेशन में ले आते हैं। तो इस आर टी को आपने उठा के यहाँ पे शिफ्ट कर दिया, आर टी शिफ्ट किया ना। अब यहाँ पे जो आपका एन है, तो हमने बोल दिया भाई फॉर वन मोल ऑफ गैस, तो एक यहाँ पे रखोगे तो एक क्या है, कांस्टेंट है, न्यूमेरिकल वैल्यू है। तो पी वी बाई आर टी के रेशियो क्या आ गया, कांस्टेंट। इसको हम बोलते हैं जेड, क्या बोलते हैं, जेड। जेड क्या है, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, कंप्रेसिबिलिटी कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट।
खूब क्वेश्चन इस पे आता है। ठीक, तो आइडियल गैस के लिए ये स्ट्रेट लाइन होती है, क्या होती है? आइडियल गैस के लिए ये स्ट्रेट लाइन होती है, जेड की जो है। यहाँ पे देखिए ये है पी वी बाई आर टी, मतलब यही पी वी बाई आर टी, इधर आपका प्रेशर रखा हुआ है। तो ये है कुछ मान लो एक वैल्यू, यहाँ जीरो से स्टार्ट होगा एक। तो आइडियल गैस का जो आता है ग्राफ वो क्या होता है? ऑलवेज वन फॉर आइडियल गैस। ये आइडियल गैस के लिए सिर्फ एक होता है। बाकी जो रियल गैसेस होती हैं, रियल गैसेस डॉटेड वाली दिखाई गई, देखो ये कभी नीचे भागती हैं, कभी ऊपर भागती हैं, कभी नीचे भागती हैं, कभी ऊपर भागती हैं। ठीक है, तो जब टेम्परेचर ज्यादा होता है, T2 वाला टेम्परेचर देखो ज्यादा है, एक कम टेम्परेचर वाला है T1 क्या है? टेम्परेचर कम है। तो जब टेम्परेचर कम होता है तो रियल गैसें जो होती हैं वो ज्यादा डेविएशन दिखाती हैं। इसमें क्वेश्चन आता है भाई कि ये टेम्परेचर T1 है और ये टेम्परेचर T2 है, जैसे ऐसे ग्राफ दे दिए, ये है वैल्यू एक, इधर लिख दिए पीवी बाई आर टी, और इधर आपका है प्रेशर, इधर है आपका प्रेशर लिख दिए, प्रेशर। और इस तरीके से गैसें निकली हैं, एक ऐसे है, एक ऐसे है। ठीक, कई सारी गैसें दे दी। अब उनका टेम्परेचर, इसका T1 है, इसका T2 है, इसका T3 है। फिर आपको बता दिए कि T1 इज ग्रेटर देन T2 इज ग्रेटर देन T3, आप बताइए। और गैसों का नाम दे दिए कि ये जो गैस ये कार्बन डाइऑक्साइड है, और ये वाली गैस है हाइड्रोजन, ये है हीलियम। अब इसमें से बताइए आप कि कौन ज़्यादा डिविएशन दिखाती। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है, उसको समझिए। ठीक है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो थोड़ा सा आपको दिमाग यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे T2 टेम्परेचर या T1 है। आपको मैंने पहले ही बताया था, जो रियल गैस होती है, रियल गैस बिहेव लाइक आइडियल गैस एट हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर। मतलब टेम्परेचर बढ़ाओगे, प्रेशर घटाओगे, तो रियल गैस बिहेव लाइक आइडियल गैस, आइडियल गैस के जैसे बिहेव करने लगेगी। बात समझ में आई? तो ये जो T2 वाला ग्राफ है, देखो T2 टेम्परेचर ग्रेटर देन है T1 से, T2 ज्यादा है। तो ज्यादा टेम्परेचर पे देखो ये जो गैस का ग्राफ है वो लगभग लगभग इस एक वाली स्ट्रेट लाइन के नजदीक ही इर्द गिर्द घूम रहा है। इस चीज को समझो, ये स्ट्रेट लाइन जो है, एक एक वैल्यू किसकी होती है? ऑलवेज वन फॉर आइडियल गैस। अब देखो T2 वाला टेम्परेचर ज्यादा है, तो T2 वाली जो रेखा है वो लगभग लगभग इसी के आस पड़ोस घूम रही है, क्योंकि इसका टेम्परेचर हाई है, इसका ज्यादा है। और T1 का टेम्परेचर कम है, तो इधर उधर घूम रहा है। समझ रहे हो? ये बहुत दूर दूर भाग रहा है। तो जब टेम्परेचर कम होता है किसी गैस का, तो वो आइडियल गैस से डेविएशन ज्यादा शो करती है। जब टेम्परेचर ज्यादा रखोगे, प्रेशर कम रखोगे, तब क्या होगा? रियल गैस भी आइडियल गैस के जैसे बिहेव करने लगती है। तो यही बात इससे समझाना था। और कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर जो जेड होता है याद रखना, पी वी बाई जब आर टी लिखते हो फॉर वन मोल गैस, तो ये क्या हो जाता है? कांस्टेंट, जिसको हम क्या बोलते हैं? कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर जेड से रिप्रेजेंट किया जाता है। बात समझ में आई? एट हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर रियल गैस टेंड टू आइडियल गैस। ठीक, अप्रोच करने लगती है वो आइडियल गैस को। किसको? आइडियल गैस को अप्रोच करने लगती है। ठीक है, बात समझ में आई? अगर बात समझ में आई तो ठोको ताली, फिर हम भाई आगे बढ़ते हैं। तो सभी चीज़ें भैया बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एक चीज़ को आपको एकदम ध्यान देके ध्यान पूर्वक पढ़ना है। चलिए, अब हमारा पार्ट आ गया काइनेटिक थियरी ऑफ गैसेस। काइनेटिक थियरी ऑफ गैसेस अगेन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, काइनेटिक थियरी ऑफ गैसेस। काइनेटिक थियरी ऑफ गैसेस, इसके जो पोस्टुलेट हैं, पोस्टुलेट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, इनको पहले हम समझते हैं। पहला है, गैस इज मेड अप ऑफ एटम्स एंड मोलिक्यूल्स। तो गैस भाई एटम और मोलिक्यूल की बनी हुई हो सकती है, ये तो आपको पता ही है। सेकंड है, मोलिक्यूल्स ऑफ सेम गैसेस आर आइडेंटिकल इन ऑल रिस्पेक्ट्स। मतलब किसी एक सेम गैस, जैसे ऑक्सीजन के लिए हाइड्रोजन के लिए बोल दिया जाए, तो मोलिक्यूल्स ऑफ सेम गैस आर आइडेंटिकल, मतलब हर तरीके से वो एक जैसे होते हैं। इन ऑल रिस्पेक्ट्स, जैसे कि मास, शेप और साइज। ये पोस्टिल्यूट्स हैं। ये बात सही हो या ना हो,
आपको सही माननी पड़ेगी। ऐसा कौन बोलता है? केटीजी, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस। हम नहीं बोल रहे हैं, ना आप बोल रहे हो। अभी आगे देखोगे कुछ चीजें ऐसी भी होंगी जो तुमको लगेंगी कि इसने गलत बोला, लेकिन आपको सही मानना पड़ेगा, तभी क्वेश्चन सही होगा। अगर आपने क्वेश्चन में अपनी वाली की तो फिर नंबर से हाथ धो जाओगे। ठीक, तो जो ये कह रही वो आपको मानना है। गैस के मॉलिक्यूल जो होते हैं, गैस किससे मिलकर बनी होती है? एटम और मॉलिक्यूल्स की। All molecules of same gases are identical in all respects like mass, shape और size। किसी एक गैस के जो मोलिक्यूल्स होंगे वो हर तरीके से सेम होंगे, मास, शेप, साइज हर तरीके से सेम। थर्ड पॉइंट है पोस्टुलेट, मोलिक्यूल्स आर कॉन्स्टेंटली इन रैंडम मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन। इसके कहने का मतलब है जो गैस के मोलिक्यूल होते हैं वो हमेशा रैंडम मोशन करते रहते हैं। जैसे कि एक मान लो ये बर्तन है जिसमें गैस के मोलिक्यूल हैं, तो ये इंघी भाग रहा है, तो ये ऊपर भाग रहा है, ये इधर भाग रहा है, ठीक, ये इधर भाग रहा है, तो ये ऑलवेज कंस्टेंटली इन रैंडम मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन। अगेन इंपॉर्टेंट, स्ट्रेट लाइन, ये मतलब जिग जैग नहीं भागते हैं, भागते किधर भी हैं, दिशा उनकी कैसी भी हो सकती है। एक दाएं को जा रहा है तो दूसरा बाएं को जा रहा है, ठीक, समझ रहे हो ना? एक ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, लेकिन हमेशा स्ट्रेट लाइन में भागते हैं। मतलब दाएं जाने का मतलब, एक बाएं जा रहा है तो इसका मतलब ये थोड़ी ना उल्टा पुल्टा भागते हैं। दाएं जा रहा है वो दूसरा जा रहा है बिल्कुल, तो वो तो सीधी दिशा में जा रहा है ना। तो एक इधर एक उधर एक उधर, इस तरीके से रैंडम मोशन करते रहते हैं, बट अलोंग स्ट्रेट लाइन, सीधी रेखा में चलते हैं। ठीक, तो ये भी अजम्पशन आपको मानना पड़ेगा। भाई जुम जुम इधर उधर घूमते रहते हैं ना गैस के मॉलिक्यूल। फिर है ऑल द कोलिजन्स ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स अमंग themselves and wall of container is elastic in nature। ये इस पे स्टार पॉइंट लगा लीजिए, बड़ा क्वेश्चन इस पे पूछते हैं लोग, बड़ा प्यारा पोस्टल्यूट है। मतलब कहने का ये है कि गैस के जितने भी मॉलिक्यूल्स होते हैं, ऑल द कोलिजन्स ऑफ गैस मॉलिक्यूल अमंग देमसेल्फ, मतलब खुद से जो उनके कोलिजन्स होते हैं, एंड वॉल्स ऑफ कंटेनर्स इज इलास्टिक इन नेचर। मतलब ये कंटेनर की वाल है, तो ये यहाँ से गैस का मोलिक्यूल भागा, तुम धड़म से यहाँ पे लड़ा, वाल में लड़ा, दूसरा मोलिक्यूल इधर भागा, यहाँ कंटेनर की वाल तुम धड़म। अब ये ऐसा भी हो सकता है कि दूसरा मोलिक्यूल भागे, तुम धड़म दूसरे मोलिक्यूल से ही लड़ जाए, समझ रहे हो? तो ये आपस में भी लड़ सकते हैं, और जो कंटेनर की वाल है उससे भी टकराते हैं। तो ये सभी जितने भी कोलिजन हो रहे हैं, संघट्ट हो रहे हैं, ये सभी इलास्टिक नेचर के होते हैं। इलास्टिक नेचर का कहने का मतलब, इलास्टिसिटी क्या होती है? अपने शेप को रीगेन कर लेना, उसी को बोलते हैं इलास्टिसिटी। जैसे आपने क्या किया, एक बॉल लिया, बॉल को नीचे पटका तो बॉल थोड़ा पिचक जाती है ना, फिर जब ऊपर कूदती है, कब कूदती है भाई? इलास्टिक ना हो तो कूदेगी नहीं। लोहे की बॉल लो आप, पटको, धस जाएगी मिट्टी में, समझ रहे हो? नीचे ही, ऊपर कूदेगी नहीं। क्यों? क्योंकि भाई उसमें डिफॉर्मेशन ही नहीं आया, डिफॉर्मिंग फोर्स ही नहीं लगा। इलास्टिसिटी तो पढ़े होगे थोड़ी सी ना, प्रत्यास्थता। रबड़ को खींचते हो ना, हल्का सा इलास्टिसिटी होती है, तो कंप्लीट इलास्टिक नहीं होती रबड़ भी। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है स्टील और रबड़, इन दोनों में से कौन ज्यादा इलास्टिक है। इसका कमेंट बॉक्स में आप सभी आंसर दोगे, ठीक है? ये होमवर्क है आज का, बहुत ही छोटा है होमवर्क, एकदम छोटा सा बच्चों वाला। स्टील और रबर, इन दोनों में से कौन ज्यादा इलास्टिक होता है, ठीक, इसको बता। तो इलास्टिसिटी का मतलब है जैसे पिचक जाती है कोई चीज, दबाओ उसको, बॉल को दबाते हो, फिर वो क्या होती है, अपने शेप को रीगेन कर लेती है। तो ये मॉलिक्यूल जो होते हैं, इनका जो कोलिजन है कंप्लीट इलास्टिक होता है, ये तुरंत अपने शेप में आ जाते हैं। बड़े स्मॉल मॉलिक्यूल्स होते हैं गैस के, नेकेड आई से दिखते भी तो नहीं है। आपको दिखते हैं गैस के मॉलिक्यूल? नहीं दिखते। दिखते होते तो देखते क्या सर, वो जा रहा है, ऑटो मोलिक्यूल घूम रहा है, यहाँ पे CH4 इधर उधर जुम 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 घूम रहा है ना, लेकिन दिखते ही नहीं। अगला पॉइंट है, द प्रेशर ऑफ गैस इज ड्यू टू कोलिजन्स ऑफ मोलिक्यूल्स विद वॉल ऑफ कंटेनर। अगेन इंपॉर्टेंट, इसको भी स्टार पॉइंट कर भाई, ये सब इंपॉर्टेंट ही है, क्योंकि आपको अगर आप साइंस पढ़ रहे हो तो ये काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि गैसें हर जगह पढ़नी पड़ती है। द प्रेशर ऑफ गैस इज ड्यू टू कोलिजन ऑफ मोलिक्यूल्स विद वॉल ऑफ कंटेनर। मतलब किसी बर्तन में जो गैस बंद है, इसका जो प्रेशर है, वो प्रेशर कहाँ से आ रहा है? वो प्रेशर इसी कोलिजन से आ रहा है।
जब मॉलिक्यूल भागते हैं, मारते हैं धड़ाम, इधर भागा इधर धड़ाम, तो इससे प्रेशर उत्पन्न होता है, समझ रहे हो। तो जब कोलिजन होता है कंटेनर की वॉल पे, तब ये प्रेशर एग्जर्ट करते हैं, ठीक है, वही प्रेशर होता है। और प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ कोलिजन ऑफ मॉलिक्यूल पर यूनिट एरिया। मतलब पर यूनिट एरिया नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का जब कोलिजन, नंबर ऑफ कोलिजन्स बढ़ा दोगे तो प्रेशर भी बढ़ जाएगा। इसीलिए कहते हैं जब टेम्परेचर बढ़ाते हो तो प्रेशर बढ़ता है। क्यों? एक्चुअल में इसके पीछे लॉजिक है। जब आप किसी मॉलिक्यूल की का टेम्परेचर बढ़ाओगे तो उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? हाफ एम बी स्क्वायर। अगर काइनेटिक एनर्जी बढ़ी तो वी स्क्वायर बढ़ेगा। वी स्क्वायर क्या है? वेलोसिटी, वो भी स्क्वायर में बढ़ रही है। बेटा समझो समझो, हेलो इधर आओ। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? हाफ एम बी स्क्वायर। समझ में आया बेटा? तो यहाँ पे क्या होगा? वेलोसिटी बढ़ेगी। जब वेलोसिटी बढ़ेगी तो नंबर ऑफ कोलिजन पर यूनिट एरिया बढ़ जाएगा। जितनी ज्यादा तेज वेलोसिटी हो जाएगी, धड़ 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 लड़ने लगेंगे, तो धड़ 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 धड़, समझ रहे हो, तो बहुत तेज लड़ने लगेंगे, तो उसका प्रेशर बढ़ जाएगा। क्योंकि प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ कोलिजन ऑफ मॉलिक्यूल पर यूनिट एरिया। एकदम अंतर चक्षु आपके खुल जाएंगे अगर अच्छे से चीजों को पढ़ो, ठीक। सब कुछ आसान होता है, कुछ नहीं कठिन है, बस समझते जाओ एक एक स्टेप को। अगला पॉइंट है केटीजी का, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस डिपेंड्स ओनली एंड ओनली अपॉन टेम्परेचर। वही वही तो बता रहे थे, वही अब्सोलूट। डज नॉट डिपेंड ऑन नेचर ऑफ गैस। गैस का नेचर कैसा भी हो, कितना भी बेकार हो या कितना भी अच्छा हो, शेप कैसा भी हो, गोरा हो काला हो, रंग भी कैसा हो, कुछ नहीं फर्क पड़ता है। गैस कैसी भी हो, बहुत सुंदर हो बहुत बेकार हो, उसकी काइनेटिक एनर्जी सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, मतलब मोलिक्यूल्स की वेलोसिटी बढ़ेगी, नंबर ऑफ कोलिजन पर यूनिट एरिया बढ़ेंगे, प्रेशर बढ़ेगा। बार बार क्यों कह रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, रट लो। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी कब? जब टेम्परेचर बढ़ेगा। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ आइडियल गैसेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ठीक है, तो ये रिलेशन आपको याद रखना है। टेम्परेचर अगर 0 केल्विन है, 0 केल्विन मतलब अब्सोलूट जीरो, 0 डिग्री सेल्सियस बोले तो नहीं, 0 डिग्री सेल्सियस, 0 केल्विन है मतलब -273 डिग्री सेल्सियस, -273 डिग्री सेल्सियस, 0 केल्विन की बात, एब्सोल्यूट जीरो की। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? जीरो। और मोशन विल स्टॉप, मोशन ऑफ गैस विल स्टॉप। जैसे ही आप टेम्परेचर 0 केल्विन करोगे तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी? जीरो। अगर काइनेटिक एनर्जी जीरो हुई तो मोशन क्या होगा? मोलिक्यूल्स का स्टॉप हो जाएगा। और ना तो कभी -273 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होने वाला है भाई, 0 केल्विन के भी होता है। -1 डिग्री सेल्सियस में आदमी ऐठने लगता है, -273 डिग्री सेल्सियस में क्या होगा? खाली बर्फ दिखेगी। इसीलिए तो कभी आपने ऐसा भी सोचा होगा कि गैस के मोलिक्यूल का मोशन स्टॉप हो सकता है? वो तो हमेशा जुम जुम में घूमते ही रहते हैं। तो ये सब ये काइनेटिक थ्योरी में सब चीजें इमेजिंग की गई है, और आपका मानना है यही लगा के क्वेश्चन सोल्व करना है, ठीक। तो मान के चलिए आप, अगर इतना लो टेम्परेचर हो जाए तो काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाएगी, और मोशन जो है वेलोसिटी, भाई काइनेटिक एनर्जी जीरो, तो कोई व्यक्ति कैसे मोशन करता है? जब उसके पास काइनेटिक एनर्जी होती है, कोई एनर्जी तो होनी चाहिए, वो कौन सी है? काइनेटिक एनर्जी। वो जीरो हो गई, वेलोसिटी जीरो, तो मोशन विल स्टॉप। अगला पॉइंट है, द एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल इज नेग्लिजिबल व्हेन कंपेयर टू वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय गैस। ये तो मैंने स्टार्टिंग में ही समझा दिया था। कोई गैस है, कोई किसी रूम में भरी हुई है, मॉलिक्यूल्स उसके आपस में इधर उधर घूम रहे हैं, तो वो पूरे रूम का वॉल्यूम लिए हैं, मतलब जितना वो रूम का वॉल्यूम है वो ऑक्यूपाई किए हुए हैं। बट जो गैस के मॉलिक्यूल का खुद का एक्चुअल वॉल्यूम है वो क्या है? वो उसकी तुलना में बहुत ही छोटा है, नगण्य है, नहीं मानने वाला है, एकदम छोड़ सकते हो आप। पर रूम का आयतन जो है, वॉल्यूम बहुत बड़ा है, काफी ज्यादा है, समझ रहे हो? कितने सारे लीटर आ जाएंगे इसमें, हजारों लीटर आ जाएंगे रूम के अंदर। और एक्चुअल में वो जो गैस उसमें घूम रही है उसका भी वॉल्यूम कितना है? छोटी सी चुटकी में बटोर दोगे पूरे गैस के मॉलिक्यूल को, समझ रहे हो ना? चुटकी भर में। तो एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ गैस जो होता है, गैस मॉलिक्यूल, वो नेग्लिजिबल होता है व्हेन कंपेयर टू वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय गैस, जो वो घेर के रखी हुई है।
तो ये भी आई होप आपको बात मस्त तरीके से समझ में आ गई होगी। अब हम बात करते हैं अगले पॉइंट की। भी बहुत सारे इसमें पोस्टल्यूट बकाया है, ठीक है। अगला पोस्टल्यूट है देयर इज नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अमंग मोलिक्यूल्स फॉर आइडियल गैस। देखो रियल गैस में ऐसा होता है। रियल गैस में तो आप न जाने कितने इंटरमोलिकुलर फोर्स पढ़ते हो ना भाई। हाइड्रोजन बॉन्डिंग वगैरह सब पढ़ते हो, बहुत सारी चीजें पढ़ते हो, कितने वांडर वाल्स फोर्सेस पढ़े हो, कोवेलेंट बॉन्ड पढ़ते हो, कितने सारे। लेकिन यहाँ पे मेनली जैसे कि वांडर वाल्स फोर्सेस लगती हैं गैसेस के मॉलिक्यूल्स में ना, जो अनचार्ज होते हैं। कई सारे मैंने फर्स्ट ईयर में आपको पढ़ाया भी था। देयर इज नो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अमंग मोलिक्यूल्स। ये सिर्फ आइडियल गैस की हम बात करें ना, काइनेटिक थ्योरी गैस जो है, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, ये आइडियल गैस के लिए बनी हुई है। तो यहाँ पे किसी भी प्रकार का इंटरमोलिकुलर फोर्स नहीं होता है। कहने का मतलब यही है कि भाई बहुत दूर दूर बोलती है, क्या बोलती है, बहुत दूर दूर मोलिक्यूल्स होते हैं। कब होते हैं? जब इंटरमोलिकुलर फोर्स नहीं होगी। और जब इंटरमोलिकुलर फोर्स होगी तो क्या होगा? अब तुम खुद सोचो, मान लो कंटेनर है वो वाला, अगर इंटरमोलिकुलर फोर्स बढ़ा दिया जाए तो प्रेशर भी कम पहुंच जाए। आप सोचो कहाँ से कहाँ रिलेट कर सकते हो। मान लो ये कि ये मोलिक्यूल था जो इधर भाग रहा था और दूसरा इधर जुड़ गया, इससे इंटरमोलिकुलर फोर्स लग गई, ये इससे जुड़ गया। तो अब ये उतनी वेलोसिटी से भाग पाएगा नहीं, खुद को खींचे उसको भी खींचे, तो ये आराम से टक से मारेगा यहाँ वाले में। तो प्रेशर कितना होगा? बहुत थोड़ा सा। जब आपस में मोलिक्यूल नहीं जुड़े होंगे, बात कुछ समझ में आ रही है कछू? तो सिंगल मोलिक्यूल तेज से मारेगा, मारे धड़ाक से मारेगा और प्रेशर इसका भड़ाक से बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, ठीक। तो इस तरीके से कुछ इसमें प्रोसेस होता है। इंटर मोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन अमंग मोलिक्यूल्स फॉर आइडियल गैस इज जीरो ही मान सकते हो, ठीक। देयर इज नो इंटर मोलिकुलर फोर्सेस। ग्रेविटी इज निग्लेजिबल निग्लेक्टेड। ग्रेविटी क्या होती है भाई? ग्रेविटी जानते ही हो। ग्रेविटी नहीं जानते? न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम नहीं पढ़े हो? ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ न्यूटन लॉ पढ़े नहीं हो? क्या होता है? एफ इजिकल टू जी m1 m2 आर स्क्वायर। यहाँ पे जो ग्रेविटी होती है जी, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, ठीक है, क्या होता है? ये होता है जी आर स्क्वायर इजिकल टू जी एम। ये होता ना, इस आर स्क्वायर को इधर लेके जाओगे तो क्या हो जाएगा? आर स्क्वायर जी इक्वल टू। तो ये आपको फार्मूले नहीं याद करना, मैं ऐसे बता रहा था। मतलब एक ग्रेविटेशनल फोर्स तो हर एक चीज पे नीचे लग रहा है ना मास पे। तो इसका जब हम मास ही नहीं मान रहे हैं, इतने छोटे छोटे मोलिक्यूल हैं गैस के, तो उस पर क्या ग्रेविटी लगेगी? क्या ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा? छोटका सा एकदम मास है। हाँ, गैस का मोलिक्यूल बहुत छोटा होता है, तो उस पर हम ग्रेविटी का भी इफेक्ट जीरो ही मान मान के चलते हैं। Molecules of gas are tiny, rigid sphere of negligible volume. Again, स्टार पॉइंट। जो गैस के मॉलिक्यूल हैं वो मासलेस तो हैं ही, मान सकते मतलब मासलेस का कुछ होगा मास, लेकिन बहुत कम होगा, बहुत ही कम। तो ग्रेविटी तो इफेक्ट डालेगी नहीं। और ये जो होते हैं बहुत छोटे, टाइनी मतलब बहुत ही छोटे, टाइनी रिजिड स्फीयर ऑफ निग्लेजिबल वॉल्यूम, मतलब बहुत ही कठोर होते हैं, रिजिड होते हैं और गोलाकार स्फीयर होते हैं, ठीक। गोल मोलिक्यूल्स माने जाते हैं गैस के। निग्लेजिबल वॉल्यूम मतलब बहुत ही छोटे, ठीक। अगला पॉइंट है एट एब्सोल्यूट जीरो मोलिकुलर मोशन विल स्टॉप। तो ये तो बताया ही था मैंने। एब्सोल्यूट जीरो मतलब टेम्परेचर इज इक्वल टू क्या होगा? जीरो केल्विन। तो जीरो केल्विन पे क्या होगा भाई? काइनेटिक एनर्जी जो होगी आपकी वो भी क्या हो जाएगी? जीरो। तो मोलिकुलर मोशन स्टॉप हो जाएगी। तो आई होप ये चीज़ भी आपको समझ में आ गई होगी। यहाँ पे खत्म होती है आपकी के टी जी। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कितने टॉपिक इसमें हम पढ़ाएंगे, उसमें से वादे के मुताबिक मैं खरा उतर नहीं पाया हूँ, क्योंकि इसमें भी बहुत सारा पार्ट बचा हुआ है, लेक्चर बहुत बड़ा हो जाएगा। तो इसको आप लोग तैयार करिए इतना, और इसका आगे का जो पार्ट है संभवतः कल ही आपको मिल जाएगा, ठीक। और रेगुलर क्लासे कोशिश करूँगा कि आपको दूँ। एग्जाम आ गए हैं आपके, मैं समय निकाल के रोज लेक्चर आपको दूंगा, ठीक है। तो इसको एक बार, दो बार, चार बार पढ़िए जब तक आपको याद ना हो जाए। बार बार लिखिए, लिख के याद करिए, लेक्चर देखिए। कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। तो हम मिलते हैं अगले लेक्चर में अगले टॉपिक के साथ। आप लोग मस्त पढ़ाई करते रहिए। तब तक के लिए ओके बाय, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।